अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैफे मागला और मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब राजपूत, एक नए एडवेंचर के साथ, एक नई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ। क्योंकि जब भी हम लोग अपना वीकेंड प्लान कर रहे होते हैं तो कोशिश ये होती है, स्पेशली विंटर्स में, और अब तो वैसे भी बच्चों की विंटर हॉलीडेज शुरू हो गई हैं, वेकेशंस आ गई हैं, क्योंकि ये 23 दिसंबर से लेके मेरे ख्याल से तकरीबन कोई एक हफ्ता बच्चों का न्यू ईयर तक का छुट्टी का दिया जाता है, जिसमें कुछ बच्चे क्रिसमस प्लान कर रहे हैं अपना, और कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो नॉर्दर्न एरियाज जो है वहाँ पर घूमने फिरने का प्लान कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स की भी कोशिश होती है कि बच्चों को अगर विंटर में थोड़ा सा टाइम मिल ही गया तो कोई ना कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए जो उनके लिए भी अच्छी हो, और थोड़ा सा ज़रा पेरेंट्स भी जो है ना वो थोड़ा सा इंजॉय कर लिए। गो कि ये शादियों का सीज़न भी चल रहा है, हर कोई शादी की फेस्टिविटी को एंजॉय करने में खासा हमें मसरूफ नजर आ रहा है। लेकिन आज का जो हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट होगा वो होगा एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से, और वो एक ऐसी स्पोर्ट एक्टिविटी होगी जो कि इंतहाई एडवेंचरस होगी और ये एक्सट्रीम लेवल की स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी। गो कि अभी तक पाकिस्तान में हमने ऐसा ना कहीं होते हुए देखा है, ना ऐसा अभी तक कुछ प्लान किया गया है, लेकिन शायद कि आने वाले दिनों में अब ऐसा कुछ होने जा रहा है। और वो कौन कर रहा है, उनकी मुलाकात आज हम आपसे करवाएंगे। लेकिन साथ ही साथ वो खुद यहाँ पर नहीं हैं, एक इंटरनेशनल एथलीट भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, जो कि ऑल द वे यूएसए से पाकिस्तान पहुंचे हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी लोगों को उस स्पोर्ट्स एक्टिविटी से इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, और साथ ही साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी एथलीट्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जा सके और पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया जा सके। तो लेट्स वेलकम द गेस्ट कासिम खान, जो कि टूर ऑपरेटर पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। And let's welcome Captain Venikon from USA. Good morning and how are you? I'm fantastic. How are you? I'm really good as well. So let's get started with you, Qasim. Please. कासिम, बड़ी डिफरेंट सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जिसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दो चीज़ें आपने मुझे बताई थी। एक थी हमारे पास विंग सूट फ्लाइंग और एक थी स्पीड फ्लाइंग। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, और ये आइडिया आपके माइंड में कैसे फ्लॉट हुआ? डिफरेंस इन दोनों में ये है कि जो विंग सूट फ्लाइंग है वो एक सूट होता है जो आप पहनते हैं, स्क्वायरल सूट भी कहते हैं, और उससे हम डिफरेंट पहाड़ों से एग्जिट ढूंढ के वर्टिकल रॉक फेस हो जो 800 फुट या 600 फुट का हो, अच्छा, उससे जंप करते हैं। अच्छा, और जंप करने के बाद आप जहाज़ की तरह या सुपरमैन की तरह आप उड़ते हैं। और स्पीड फ्लाइंग जो है, स्पीड फ्लाइंग एक शूट होता है जो आम पैराशूट से छोटा होता है मगर होता तेज़ है और तेज़ नीचे जाता है। सो एक फन फ्लाइंग होती है। पाकिस्तान के अंदर ये दोनों चीज़ें जो थी वो कभी भी प्रमोट नहीं की गई, ना कभी किसी ने इसके बारे में बात किया। मगर मैं भी पहली दफा ही सुन रही हूँ। बिल्कुल, मगर जिस तरह के पहाड़ है हमारे पास 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 के पहाड़ है ऊंचाई के, हम उनमें ये बहुत ही इजीली ये हम मैनेज कर सकते हैं। मगर थैंक्स टू कैप्टन मैनिकॉर्न, इनको हमने इनवाइट किया, ये आए, और अब हम बेसिकली रेकी कर रहे हैं, हम पिन पॉइंट कर रहे हैं कि जगह कहाँ कहाँ से क्या हो सकता है, ताकि आने वाले वक्तों में हम इंटरनेशनल एथलीट्स को और इनकी कम्युनिटी को यहाँ पर बुलाएं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा स्कोप है पाकिस्तान के अंदर। Definite. So let's talk to you first, Captain. Captain, could you please tell us how long have you been doing this and this sports activity? How did you find it? And especially, how much is difficult? I've been doing air sports for 9 years. Okay. I've done It's a long career. It's a great career. I'm still alive. Inshallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I have close to 3,000 jumps, wingsuit jumps. From an airplane, as well as cliffs, buildings, antennas, bridges, basically anything high enough to jump off of. I like to jump off of that. And what was the last question? How much is difficult? It's very difficult. It takes a long process. Anything that to do safely is very difficult because you have to do the correct training. We start off skydiving, then wingsuiting, then base jumping, then wingsuit base jumping. And then, the world becomes a playground. How many places have been visited in Pakistan so far regarding this sports adventurous activity? Probably close to about 10 different tribes, villages along our way. More, yeah. हमने बेसिकली इस्लामाबाद से अपना स्टार्ट किया था ये सारा कुछ, और हमने मानसेरा, हज़ारा, कोहिस्तान, गिलगित, स्कर्दू और हुशे वैली जो आखिरी सिविलाइजेशन है। Which one? हुशे ये कहाँ है? हुशे वैली जो है, जब आप K2 से नीचे आ रहे होते हैं, K2 ट्रैक करके, तो पहला जो गांव आपको मिलता है, सिविलाइजेशन मिलती है, वो हुशे वैली है। तो हम आखिरी एज तक गए, क्योंकि आपको पता है सर्दी है, दिसंबर है,
मौसम की वजह से हम आगे नहीं जा सके, मगर ये कि इस पूरे एरिया के अंदर हमें अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा एग्जिट्स मिले, मगर उधर पहुंचना टॉप पे जहाँ से ये हो सकती है विंग सूट, उधर ज़रा थोड़ा सा मुश्किल था। मगर लाइक आई सेड कि ये सिर्फ एक अभी शुरुआत है। आने वाले वक्तों में आप यू विल सी मोर एथलीट्स, ज़्यादा लोगों को देखेंगे जो पाकिस्तान आ रहे होंगे, और मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक नया ट्रेंड बन जाएगा इंशाल्लाह ताला फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी एज वेल। So Captain, you being athlete, which spot caught your attention most? I think accessibility, Hunza. Hunza. Yeah, it's very beautiful. It's got it's got a project. Definitely it's a tourist place, so that's why we can say is also. And it was the first place that we tried to wingsuit and we failed. We couldn't make it to the summit. There was snow, ice. We spent 16 hours ascending and descending it with my teammate and locals and all that. So in my heart, it's a special place that I have to go back and achieve it. दैट्स नाइस। कासिम, पाकिस्तान में इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे आपको आर्चरी नजर आ जाएगी, बोटिंग आपने कर ली मैक्सिमम, लेकिन इस तरफ ना तो आम लोगों का रुझान है, और जो आपका इनिशिएटिव है वो ये है कि नेशनली और इंटरनेशनली एथलीट्स को ऑन बोर्ड लेना और पाकिस्तान का जो इमेज है वो इंटरनेशनली पोर्ट्रे करना। ये एक बहुत बड़ी कॉज है जिस पर आप काम कर रहे हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कितना मजीद और काम करने की जरूरत है? किन किन लोगों को ऑन बोर्ड रखने की जरूरत है? देखें, काम तो मैं 2004 से कर रहा हूँ ये एडवेंचर ट्रैवलिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स का, मगर पिछले 4-5 सालों से क्योंकि हमारे आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, स्पोर्ट्स आ रही हैं, टूरिज्म हमारी माशाल्लाह से बहुत बढ़ रही है। जिस तरह हमारे पास हिंदू कश है, हमारे पास काराकोरम है, हिमालय है, इस तरह की टेरेन पूरी दुनिया में नहीं है। अब ये यहाँ पर आए हैं, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े पहाड़ होंगे। आई मीन यूरोप में सबसे बड़ी जो पहाड़ी है वो 6000 मीटर के करीब है, और यहाँ पे 8-8 फीट ऊंची पहाड़ी है पाकिस्तान में। बिल्कुल, और हमारे यहाँ 6000 जो पहाड़ी है वो 200 से ज्यादा है। हाँ। तो हम अपने पहाड़ को अंडर सेल कर रहे हैं। हम अपने पहाड़ों से इतनी एम्प्लॉयमेंट निकाल सकते हैं, क्लाइंबर्स, पोर्टर्स, ये जो काम करने वाले होते हैं, आपके साथ जो लोग गाइड्स आ रहे होते हैं, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए एक ये बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा अगर हम ये अचीव कर लेते हैं, और इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे, क्योंकि हमारे साथ माशाल्लाह से पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट, हमारे साथ गवर्नमेंट की सपोर्ट, लोकल कम्युनिटी की सपोर्ट बड़ी है, और सबसे बड़ी सपोर्ट कि हमारे पास कैप्टन मैनेकॉन की सपोर्ट है। That's really nice. So Manika, how do you see the potential in Pakistan? Endless. I think this could easily be the sports mecca of the world. You have so much unexplored mountains that adventure lovers from around the world are craving that. It's raw. It's real. So Manika, what are you wearing right now? I like to call it a dress. What kind of dress? It's a fancy dress? I wore it just to match your scarf. I built it just for you today. No, but this is called So it's a party wear? It's an accessory. It's an accessory. Oh, Yes. right. So please explain this. This is called a wingsuit. And you have seen the footage on the TV, but essentially we stand on a mountain, a cliff. We bend over and we Oh, okay. and we fly like this. And then we pull this pilot Sounds chute. very adventurous. Sounds very adventurous. कासिम, जो आम बंदा है वो कर सकता है, या जो एथलीट्स है उनके लिए जरा ज्यादा सूटेबल स्पोर्ट है? वेल, हर स्पोर्ट कोई ना कोई सीख सकता है, राइट? अपॉर्चुनिटी चाहिए और हमें इक्विपमेंट चाहिए होता है। ये स्पोर्ट करने के लिए ऑफ कोर्स आपकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है। उसकी प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग्स हैं, आपको कोई चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि आप इस लेवल तक आओ कि आप विंग सूट करो। सो पैराग्लाइडिंग के बाद आप बेस जंपिंग करते हो, आप स्काई डाइविंग करते हो, आप फिर विंग सूट करते हो, फिर विंग सूट बेस जंपिंग करते हो। तो ये एक पूरा आप समझ लेंगे कोई भी स्पोर्ट सीखने के लिए, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, आपको ट्रेनिंग चाहिए होता है। आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, चाहिए आपको, हाँ। नहीं ट्रेनिंग करेंगे, नहीं सही करेंगे तो आप अपनी कोई हड्डियां तोड़वाएंगे। प्रॉब्लम ना, हम लोगों के पास इंस्टीट्यूट्स भी नहीं हैं यहाँ पर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ना होने के बराबर है। देखिए, नहीं है का मतलब ये तो नहीं कि हो नहीं सकते। हम जब इतना बड़ा नेचुरल अल्लाह ताला का दी हुई नेमत हमारे पास है, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो हम क्यों नहीं उसमें वो काम करें जो पूरी दुनिया मरती है करने के लिए, और लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। ये इंशाल्लाह ताला अगर ये हम ब्रेक थ्रू या ये लैंडमार्क हो जाता है
तो मुझे I ये can see the spark in your eyes as well regarding this sport. ये Fire in his eyes. yeah I mean ये it's like a dream, it's like a mission मेरे लिए कि ये काम पाकिस्तान में होना चाहिए। और पाकिस्तान को जो मेन चीज़ है वो ग्लोबल या इंटरनेशनल एडवेंचर एंड एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कैपिटल होना चाहिए। और वो इंशाअल्लाह ताला वक्त दूर नहीं है कि जब हम ये कह सकेंगे कि पाकिस्तान इज अ कैपिटल बेसिकली। चलिए जरा फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तरफ भी आते हैं और ये भी जरा डिस्कस करते हैं कि कितनी कॉस्ट इस पर आएगी। लेकिन उस कॉस्ट से पहले में व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द सूट 2,400 euros. एंड हाउ मच इज इट इन पाकिस्तानी रुपीस? वेल अगर आप कल पूछें तो कोई और रेट होगा, आज अगर आप पूछेंगे तो आज कोई और रेट पूछें होगा। तो कोई और रेट होगा। मगर ये ऑलमोस्ट कोई 7 से 8 लाख मिनिमम से शुरू होता है। और जिस तरह का जैसा आप चाहते हैं, अपना डिजाइन्स चाहते हैं, जिस तरह की आप ब्रांडिंग चाहते हैं, उस पे वो चीजें आपको मिलके आप 10 से 12 लाख रुपए तक का ये सूट है। तो कासिम देखें, वही बात आ गई ना, सिर्फ एक खेल की हद तक हम इसे ना रखें, एक यूं कह लीजिए कि एक सोर्स ऑफ इनकम भी होगा बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार के मौके खुलकर सामने आएंगे। क्या लगता है आपको एक इस गेम के थ्रू कितने लोगों को हम लोग ऑन बोर्ड रख सकते हैं इस महंगाई के दौर में? मतलब ये नहीं कि क्योंकि अभी ये हम लोग अगर इंपोर्ट करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली हम आगे चल के ऐसे सूट्स पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर हम फीफा का फुटबॉल बना सकते हैं पाकिस्तान में, तो हम ये सूट भी बना सकते हैं। अगर आपने जो मुझे कहा कि पाकिस्तान के अंदर रोजगार के क्या मौके होंगे, आप ये देखें, हमने पहाड़ों से सिर्फ एक चीज हम बना रहे हैं, वो है कि हम पहाड़ों से क्लाइंबर्स को और एक्सपेडिशंस कर रहे हैं। मगर जितने हमारे पास पहाड़ हैं 5,000, 6,000, 7,000 के, हम उनको अंडर सेल कर रहे हैं, हम उनके और कुछ नहीं कर रहे। उससे क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जो है, आपके पोर्टर्स, आपके गाइड्स, आपके क्लाइंबर्स, इनको 6 महीने का काम या 5 महीने का काम मिलता है, बाकी 6 महीने का काम नहीं होता। ये एक स्पोर्ट है जो पूरे साल आप कर सकते हैं। वही क्लाइंबर, वही गाइड, वही आपका पोर्टर, इस नई चीज के लिए भी हमें जरूरत होगी। अब आप ये सोचें कि वो जो बेचारा पोर्टर क्लाइंबर 8,000 चढ़ रहा होता है, आई मीन मैं नहीं कह रहा वो सही, वो बहुत अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान में आनी चाहिए, मगर पाकिस्तान में और भी अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए। व्हाट्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल, ये एक अपॉर्चुनिटी है उन सब लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। जो हमारे बेरोजगारी चल रही है नॉर्दर्न एरिया में, उसको आई मीन हमें ये चीज़ पाकिस्तान में खामखा आनी चाहिए, और इससे बहुत ज़्यादा हमारी जो है वो लोगों की बेरोजगारी जो है वो खत्म हो सकती है। सो कैप्टन, how much training is required for this? If you want to stay alive, a lot. Of course, I want to stay alive. Well, different then people as well. Yeah, it's like anything else. It's a lot less than summiting a K2 or one of the other 8,000, because you can go skydive. Anybody can skydive. After 200 jumps out of an airplane, you can put a wingsuit on. So anybody in the world can do this sport. They can come here. The wingsuiting base jumping takes a little bit more, but not as much training to summit K2, or as much logistics or the time frame, the weather window. There's more problems with wingsuiting. We can climb the mountain in 6-7 hours. We can jump down in 2 to 3 minutes, and we could be eating Brody and Kawa by the end of the night. No problem. When you jumped first in your life? Huh? When you jumped first in your life? When I jumped first? Yes. Let's see, 9 years. I'm 40, so 31 years old. I was 31. I started the so sport. How was the experience? It was exhilarating. It was a tandem, a skydive. I went with somebody behind me, and when they opened the door. And what was the place? This was in Oceanside, or this is in Ventura, California, America. And you're in a plane with this person strapped to your back, and they open the door and they're like, all right, it's time to go. And so what is the suitable season for this adventure sport? What is the question? Like, what is the suitable season? Like winter, summer? All year. Anything? All year. All year. Oh, okay. All year. Doesn't matter, because you have such a variety of mountains. कौन चढ़ेगा? ठंड होती है इस गर्मियों में। कुछ तो गर्म पहाड़ भी होते हैं ना? It's hot in here right now. I could wingsuit in here. I could use the air. It's warm. So year round you can do it. कासिम, क्या कॉस्ट आएगी अगर इस सारे एडवेंचर को हम लोग पाकिस्तान में इस आइडिया को फ्लोट कर रहे हैं? कहाँ पर आपको लगता है, और कितने टाइम के बाद पाकिस्तानी जो है, मतलब यानी कि इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बड़ा इजीली एंजॉय कर सकते हैं? कॉस्ट कितनी आएगी? कॉस्ट का कोई ब्रैकेट नहीं होता स्पोर्ट्स में। आप जितना ज़्यादा ये पाकिस्तान में फैलेगा, उतनी हमें कॉस्ट
या उसके हमें प्रमोशन की जरूरत होगी, हमें एग्जिट्स बनाने के लिए ऑफ कोर्स फंडिंग की जरूरत होगी, हमें स्पॉन्सर्स की जरूरत होगी, हमें कॉर्पोरेट सेक्टर की जरूरत होगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होगी कि वो हमें इसके पीछे सपोर्ट अच्छा, हमने सैडली बट लकीली दोनों तरफ से मैं कहूंगी हमने इस किस्म की एक्टिविटीज में ना पाक आर्मी को जरा ज्यादा सपोर्टिव अंदाज में देखे रादर देन गवर्नमेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट्स के अपने कोई मतलब इन्हीं के फेडरल गवर्नमेंट तो कम ही सपोर्ट करती है, मोस्टली प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है वो इस तरह के आइडियाज को देख रही होती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी पाकिस्तान आर्मी है वो जरा ज्यादा इस किस्म के मामलात को प्रमोट करती है। तो जब आपने अपना प्लान पिच किया ISPR को, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था? देखिए, हमारी जितनी भी जो टफेस्ट जॉब्स हैं या टफेस्ट टेरेन्स पे वो पाकिस्तान आर्मी होती है। उनसे बेहतर हमें कोई भी बेसिकली मशवरा नहीं दे सकता, कोई फैसिलिटेशन नहीं दे सकता। हमें अब तक पिछले 1 महीने से हम पाकिस्तान में फिर रहे हैं, हमें ऐसी जगहों पे जहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकता या हमें एक्सेसिबल नहीं है, या वो पहाड़ जो पहले कभी किसी ने देखे नहीं है, हम उन पहाड़ों को देख रहे हैं और उन पहाड़ों की इंफॉर्मेशन होती है वो हमें पाकिस्तान आर्मी से बेहतर क्यों नहीं, बिकॉज जिन जगहों पे पाकिस्तान आर्मी जाती है कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं जा सकती है। आई मीन जितने टफ माशाल्लाह से हमारे फौजी हैं, आई मीन हमें सबसे बिल्कुल उनसे बेहतर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। सो वो आपके सारे इस प्लान में मतलब आपने क्या कहते हैं की होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखा हुआ है, स्टेक होल्डर्स? बिल्कुल, हम कोशिश करें कि वो हमारे साथ ऑन बोर्ड आए और भी हमारे साथ ऑन बोर्ड आए। और अभी तो हमने सिर्फ नॉर्दर्न एरिया को अभी एक्सप्लोर किया। हाँ। आप देखें हमने सिर्फ 10% भी नहीं किया। आपकी सॉरी, आप मुझसे वो भी डिस्कस कर रहे थे कि सर अब जरूरी नहीं है कि हम पहाड़ से ही डाइव करें, हम लोग किसी ऊंच, क्योंकि आपको कुछ इन दोनों में से एक एक्टिविटी वो वाली ना जिसको सीधा आपने ऐसे वर्टिकल बिल्डिंग से भी आ सकते हैं। जी जी जी। तो आपने सेंटोरस का भी जिक्र किया था कि सेंटोरस से भी छलांग लगाई जा सकती है। वो अलग बात है, दोनों उन बेचारों के हर चौथे पांचवें दिन कोई ना कोई मसले चल रहे होते हैं। कोई भी वर्टिकल बिल्डिंग जो 800 या 1000 फुट से ज्यादा हो, सही वहां से ये जंप हो सकती है। यानी कि आप लाहौर में भी प्लान कर सकते हैं एक्टिविटी को, आप फैसलाबाद में भी कर लें, आप सियालकोट में भी कर लें, आप लाहौर में भी कर लें, कराची में भी चले जाएं। So it is for everywhere and from everywhere. From anywhere, for any brand awareness. कोई भी ब्रांड अपनी अवेयरनेस चाहता है तो हम उसके लिए किसी भी शहर में मेन सिटी पे जाके हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। कोई भी पाकिस्तान में बड़ा स्काई स्क्रैपर बन रहा हो, वहां से हम इजीली जंप कर सकते हैं और ये एक यूनिक चीज है पूरे पाकिस्तान के लिए। और इंशाल्लाह ताला जल्द ही आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से हमने ये एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है इंशाल्लाह। We want to be pioneer in this basically. Lastly, I want to know your journey in Pakistan, and especially like you just tell us that how many places you've been visited in Pakistan so far, but definitely did you try Pakistani food? Yeah. Way more dangerous than wingsuiting. No, just joking. Why so? No. Because they're so spicy. They're so oily. Well, it's raw. No, the food here is actually amazing. It's just a biryani. It's not a bombardment biryani. It's not a rocket kadhai. Yeah, well, you know, hey, I call it adventure eating here. Okay, and you tried what? Everything. I've tried. We've been staying off of out of the hotels and off the main cities, so we've been trying a lot of village and local foods and vegetables and meats, and it's been fantastic. I truly love the food here. So you tried something in sweets, meetha? Yeah. Sweets like some kind of like a jalebi or jalebi, gulab jamun. Yeah, we tried that. The sweet bombs, remember? Yeah, they were good. The yellow ones, the white ones, the brown ones. Cham cham, rasgulla. Yeah. Oh, nice. Oh, yeah. My favorite is the what? What's the food? The food we had the other day. The steak. Chapal kebab. Chapal kebab. Yeah. We're from Islamabad or like Peshawar, Gilgit Baltistan. Anywhere. रास्ते में जहाँ हमें चपल कबाब मिले हमने वो ट्राई किए। So lastly, any message that you want to convey to the Pakistani people and especially athletes from Pakistan? Yes. I'm being a guest and a visitor here. The hospitality has been truly amazing. We've had support from the military, from the army. We have a long ways to go. We're trying to be the first people to skydive and wingsuit down K2. It's going to involve all of the porters, the climbers, the local villages. My brother Qasim here, the media, everybody has been helping, and the hospitality has been fantastic. We have a long ways to go, and inshallah, together, I think that we can make history. Inshallah. So Qasim, आपसे भी, क्योंकि आप इस इनिशिएटिव को लेकर चल रहे हैं, आपसे ये सवाल मेरे लिए ये इसलिए लिहाज से जाना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनली एथलीट कम्युनिटी को ऑन बोर्ड करने के लिए मैनेकॉन डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आपकी फिजिबिलिटी क्या है इस पॉइंट पर कि हम लोग किस तरीके से इंगेज कर सकते हैं?
सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जहाँ एक क्लाइंबर आता है पहाड़ चढ़ने के लिए, वहाँ एक के साथ 100 विंग सूट फ्लायर या ये एथलीट्स होते हैं। इसका मतलब है कि वो जो हम एक साल में 2000 या 1800 क्लाइंबर्स को एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी जगह हम यहाँ पर 10 से 15,000 एथलीट्स को एक्सपेक्ट करेंगे। इसका मतलब है पाकिस्तान में एक रेवेन्यू जनरेट होगा। सेकेंडली, आप ये देखें कि पाकिस्तान में मैंने बताया कि कितनी अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को हमने अवेल नहीं किया अभी तक, हमने उसको उस तरह अवेल करना चाहिए, स्पेशली पहाड़ों से। सो हमारा असल मकसद ये कि हम ये जो कुछ भी अभी हम कर रहे हैं पिछले 1 महीने से और आने वाले वक्तों में, हम जिस तरह इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके हम सारे इसकी एक एक चीज़ को हम बेसिकली पिन पॉइंट कर रहे हैं कि कहाँ क्या होगा, इसके हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्री, हमारा ये प्लान है कि वो हम इंटरनेशनल मीडियाज़ पे, लोकल मीडियाज़ पे, हर जगह हम उसको कॉन्फ्रेंसेस पे या जो फेस्टिवल्स होते हैं हम वहाँ लेके जाएंगे और पाकिस्तान को बेसिकली हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल एडवेंचर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कैपिटल है फॉर एथलीट्स। और इंशाल्लाह ताला अगले साल तक हमारी कोशिश है कि आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह के और भी एथलीट्स आ रहे होंगे। जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं टूरिज्म या स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उधर जाके हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कासिम, थैंक यू सो मच कैप्टन। इट्स माय प्लेजर सीरियसली। या यू लविंग इट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, कैफे मागला। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में पैदा किया और फिर हर इंसान में डेफिनेटली कुछ डिफरेंट किस्म की ना खूबियाँ उसे दे रखी हैं। कई लोग हम देखते हैं कि इस दुनिया में लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं और फिर जो सोशल वर्कर के हवाले से अगर हम देखें ना, सोशल एस्पेक्ट्स के हवाले से देखें, तो वो अपना खासा एक नाम बना लेते हैं। आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने इस प्रोग्राम में, वो न सिर्फ एक समाजी शोबे में काम कर रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकली अगर हम लोग देखें तो भी उनका करियर माशाल्लाह में बड़ा बेहतरीन नजर आ रहा है। फिर कॉलम नवीसी और तज्जिया निगारी के मैदान में भी वो खासा मुनफरिद मकाम रखते हैं। स्वीडन में मौजूद है, पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के साथ साथ वहां पर रहने वाली दीगर अक़वाम को भी पाकिस्तानी रस्म व रिवाज और इक़दार से रोशनास करवाते हैं। इनका इदारा जनाब पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क स्वीडन समेत यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी सकाफती प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाता है और फिर समाजी शोबे में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बेघर अफराद हो, गरीब अफराद हो, नादार अफराद हो, इन सबको गर्म कपड़े मुहैया करना ये अपना फर्ज समझते हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए भी इदारा काम करता है। तो पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क यूरोप ने मोल्बो इंटरनेशनल स्कूल के नाम से एक मुनफरिद तालीमी इदारा कायम किया है, जहां पर स्कैंडिनेवियन तर्ज की तालीम दी जाती है। कराची की रौनकें बहाल करने के लिए मकामी ट्रक आर्टिस्टों के ताउन से शहर की अहम शाहराहों पर ट्रक आर्ट के जरिए नामवर शख्सियात के पोर्ट्रेट डिजाइन करने में भी इनके इदारे का अहम किरदार रहा है। अब स्वीडन में इस्लामोफोबिया के सद्देबाब के लिए हालिया इलेक्शन में उन्होंने कौमी और सूबाई नशस्तों पर भी इलेक्शन लड़ा है। तो ये इतने सारे काम अगर एक पाकिस्तानी स्वीडन में रहते हुए न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना वहीं पर बैठे बैठे उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जुबैर हुसैन साहब, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जुबैर साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइएगा कि स्वीडन में रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी कल्चर से इंटैक्ट किए रखना ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए और कितने अरसे से आप ये सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, जब बात आती है कि हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने सकाफत को प्रमोट करने के लिए स्कैंडिनेविया जैसे ममालिक में, तो उसका मैं आपको ये कहूँगा कि अनथक मेहनत जब इंसान करता है तो उसका रिजल्ट हमेशा से जो है वो मस्बत ही आता है। और खुसूसन इस मुल्क में जहाँ पर आपकी ज़बान भी नहीं बोली जाती, इतनी आम नहीं है और मजहबी लिहाज से भी ये बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क है, तो यहाँ हमने काफ़ी जिद्दोजहद की और उसके मस्बत नताइज आपने अभी हालिया दिनों में ही देखे कि हमने पाकिस्तान की सकाफत की जो सब हमारी जो आप कहेंगे हमारी सकाफत के अंदर जो सकाफतें मौजूद हैं, जैसे सिंधी सकाफत है, उसको प्रमोट करने के लिए भी हमने यहाँ की जो मालमो शहर की मेयर है उनसे मुलाकात की और उनको अजरक देते हुए हमने यहाँ पर सकाफत को प्रमोट किया, सिंधी सकाफत को बेसिकली हमारी तरफ से जिद्दोजहद ऐसी है कि हम यहाँ ऐसे शहर को हमने चुना है जो कि खुद पूरे यूरोप में सकाफत का दारुल खिलाफा जाना जाता है, मालमो शहर। जी
अच्छा, मुझे ये बताइए जुबैर साहब कि पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए आपने एक तंजीम भी बनाई और उसका आपने नाम रखा पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क। ये तंजीम आपने किस वक्त बनाई, कब से ये काम कर रही है, और दूसरा ये भी कि इस तंजीम के ज़ेर इंतज़ाम क्या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से और फिर आपने उन्हें ऑन बोर्ड लिया? जी बिल्कुल, इसी तरीके से आपको पता है कि वैसे तो बहुत सारी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, मगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीक़ेकार कुछ यूँ अलग है कि हमारे साथ इदारों के ताउन होते हैं, अच्छा। ना कि हम जो आम इंसान को मेंबर बना के हम काम करते हैं। तो जब इदारों का ताउन होता है तो उसमें ये होता है कि उस इदारों से मुंसलिक जितने लोग होते हैं वो भी हमसे एसोसिएट हो जाते हैं। तो जहाँ तक बात रही कि हम किस तरीके से काम करते हैं, तो मिसाल है अगर हमने कराची की बात की तो कराची की रौनकें बहाल करने के लिए हमने मकामी ट्रक आर्टिस्टों की तंजीम है, उनके साथ ताउन किया और हमने जो है वो पर मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो लेजेंड्स हैं, जैसे अली सतपारा हो गया, आप जो मतलब नामवर शख्सियात जितनी भी थी उनका डिजाइन करके कराची को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा किया। फिर दूसरी जानिब हमने ये किया कि कराची में हमने एक पहला स्कैंडिनेवियाई तर्ज का स्कूल माल्मो इंटरनेशनल स्कूल के नाम से कायम किया। हमारा इदारा है वो बेसिकली माल्मो शहर से ही उभरा है। तो हमने नाम दिया माल्मो इंटरनेशनल स्कूल और वहाँ पर हम स्कॉलरशिप की बुनियाद पर 25 से लेके 100% स्कॉलरशिप की बुनियाद पर हम लोगों को यानी कि स्टूडेंट्स को जो है तालीम देते हैं और वो तालीम जो है हमारी टोटली पाकिस्तान की रिवायती तालीम से मुनफरिद है। जी ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी काम कर रहे हैं स्वीडन में, उसमें आपकी क्या खिदमात हैं? लोगों को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से जो है वो जोड़ना, उन्हें पाकिस्तानी फिल्में दिखाना, ये किस तरह से पॉसिबल हो पा रहा है वहाँ पर? देखिए, यूं तो हमारे पास स्पॉन्सरशिप का और दीगर हमारे जो कारोबारी पाकिस्तानी शख्सियात हैं उनका नेटवर्क काफ़ी मजबूत है। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर लगभग कोई 20 से 25 हज़ार के दरमियान है। तो तादाद हमारी नहीं है कि हम जो है वो हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकें स्वीडन से पाकिस्तानी इंडस्ट्री को। तो बेसिकली यहाँ पर इंडियन, बांग्लादेश और दीगर ऐसे ममालिक के लोग भी आबाद हैं जो हमारी ज़बान बोलते हैं। उन लोग हमारे जो है फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना ये एक बड़ा चैलेंज होता है। तो हमने जो है ना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मुफ्त में फिल्मों की जो टिकटें हैं वो तकसीम करना शुरू की। मुफ्त में तकसीम की गई हैं? मुफ्त में तकसीम की गई। अभी हाल ही में फिल्म आई थी लंदन नहीं जाऊंगा, हमने टिकटें जो है वो फ्री में तकसीम की थी और बड़ा मस्बत जो है उसका रिस्पॉन्स मिला है। तो इतनी एफर्ट जब आप खुद से पुट कर रहे हैं तो पाकिस्तानी एक्टर्स का इस पर कभी आपको कोई रिस्पांस मिला? उनसे आपका कोई यानी कि कोई कांटेक्ट बना? क्या वो जानते हैं कि आप उनके लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं वहाँ पे? नहीं, अभी तक तो बराह रास्त कुछ इस तरीके का मामला नहीं बना। आप ये समझें कि हमारी ये जो काविश के लेके लोगों तक हमने फिल्म इंडस्ट्री को हमारी पहुंचाया, तो उससे ये फायदा हुआ कि स्वीडन के अब बड़े सिनेमाघरों में हमारी फिल्में लग रही हैं। उसमें जो स्वीडन का है फिल्म स्टादन के नाम से एक बहुत बड़ा सिनेमा इंडस्ट्री है इनकी, उसमें अब जो भी पाकिस्तानी फिल्म आती है, हाल ही में मौला जट आई थी, मेरे जितने बड़े शहर हैं उनके अंदर उस फिल्म की नुमाइश की गई थी। तो अब तक आर्टिस्ट ने तो अप्रोच नहीं किया, हो सकता है कि आगे चल के कोई हमें इस तरह की कोई अप्रिसिएशन मिले, लेकिन हम बगैर अप्रिसिएशन के लिए पाकिस्तानियत का प्रचार बुलंद करते हैं और पाकिस्तानियत के मैं रियली अप्रिशिएट दिस जेस्चर। आप वाकई बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं यही कहूँगी कि वो तमाम फिल्में कि जिनके लिए आपने खुद अपनी जेब से, आपके इदारे ने पैसे दिए, टिकटों पे पैसे खर्च करने हैं, किसी भी एक बेटर कॉज के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो उस कामयाबी को, उस पॉजिटिव चीज़ को हमेशा सराहा जाना चाहिए। दूसरा मुझे ये बताइए कि जो वहाँ पर रहने वाली हमारी पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी है, उनको ऑन बोर्ड रखने के लिए कुछ क्या डिफरेंट फेस्टिवल्स भी जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? और अब तक आपने कहा ना कि आप मुख्तलिफ सूबों की सकाफत को वहाँ पर जो है लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो रिस्पांस आप लोगों को आया, किस कल्चर को वहाँ पे ज़्यादा पसंद किया जाता है? हमारे सिंधी कल्चर को, पंजाबी कल्चर को, पश्तून को, पख्तून को, किसको ज़्यादा पजीराई मिली है? देखिए, अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करें तो मेजॉरिटी हमारे पास जो है वो क्योंकि सूबा पंजाब में हमारी पंजाबी कम्युनिटी जो है वो काफ़ी से 60% आबादी हमारी पंजाब पे मुश्तमिल है।
तो यकीनन जो है जब आप ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार लोग यहाँ पर आबाद हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारी पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी आती है वो पश्तून है। तो दीगर जो सूबे हैं छोटे, उनकी सकाफत को प्रमोट करना एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि सिंधी कम्युनिटी या सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले या कराची से जो प्रोफेशनल हमारे जो आईटी वगैरह के जो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि स्वीडन सॉफ्टवेयर के अंदर एक नाम है स्वीडन की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पाकिस्तान के डेवलपर्स का। तो ये सारे जो सूबा सिंध के लोग हैं उनकी तादाद बनिस्बत पंजाब के लोगों से कम है। तो यूं तो पंजाबी फेस्टिवल तो हमारे हर जगह लगते हैं, तो ये सूबा सिंध की जो सकाफत है उसको प्रमोट करना हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, मगर इसके बड़े अच्छे नताइज हमें मिले हैं, क्योंकि जो लोग बाहर नहीं निकलते थे, सिंधी कम्युनिटी सामने नहीं आती थी, अब वो खुल के सामने आना शुरू हुई। चर्चे से वहाँ पर रह रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तानी वेडिंग्स होती होंगी वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट्स वहाँ पर मौजूद नहीं है ना, और ख़वातीन जब तक लहंगा वगैरह इस किस्म के ड्रेसेस कैरी ना करें तो उनको लगता नहीं कि मेहंदी का फंक्शन हुआ है या बारात का या वलीमे का कोई फंक्शन हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानी पहनावों को पहनना ही बड़ा जो है वो पसंद करते हैं। क्या वहाँ पर इजीली इस किस्म के ड्रेसेस अवेलेबल होते हैं ख़वातीन को, बच्चों को या मर्दों को, या फिर आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं पाकिस्तानी लाइक कर रहे हैं और ऐसे में एक कनेक्टिविटी, एक बॉन्ड कायम होना चाहिए स्वीडिश ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान, ताकि वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सके, पाकिस्तान में भी रोजगार के मौके मैसर आएंगे और उन लोगों को भी एक बेहतरीन चीज मिल जाएगी? बिल्कुल इसी तरीके से उसके लिए जब हम सकाफती मेलों का इनेकाद करते हैं तो उसमें हम खुसूसी तौर पर जो हमारी खवातीन हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की, वो क्योंकि उनको सिलाई कढ़ाई का काम भी आता है, या बहुत सी जो खवातीन है वो पाकिस्तान से जो है वो चीज़ों को इम्पोर्ट करती हैं यहाँ पर स्वीडन में। तो जब इस तरह के मेले लगते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तानी ज्वेलरी, पाकिस्तानी ड्रेसेस, उन सब का जो है मुख्तलिफ हमारे स्टॉल होते हैं जिस पर इन तमाम चीज़ों का इनेकाद किया जाता है। और में जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उसमें मैं आपको बताता चलूँ जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के अलावा दीगर ओवरसीज हैं यहाँ पर, उनमें हमारे फैशन की, हमारी ज्वेलरी की एक बड़ी मांग है और बड़ी डिमांड है। तमाम तर सिलसिला चला आ रहा है शुरू से ही और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हम बतौर बिजनेस के तो किसी एक जगह दुकान बना के अपना बिजनेस नहीं चला सकते, लेकिन इस स्पेशल इवेंट होते हैं वो बेसिकली अट्रैक्टिव होते हैं और पाकिस्तानियों के अलावा दीगर कौमें यहाँ पर आके उसमें शामिल होती हैं। अब अगर मैं यहाँ पर जो है वो मेलों की, तो स्वीडन के अंदर जो सबसे पुराना और तारीखी पार्क है फोल्केट्स पार्क, वहां पर हमने जो है वो एक सकाफती मेले का इनेकाद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हमारा वेन्यू चेंज हुआ और हमने इधर एक दूसरी जो हमारा हॉल होता है जो जहाँ पर फेस्टिवल वगैरह किए जाते हैं वहां पर मुंतकिल किया। तो वहां पर हमने इस किस्म की तमाम तरह ज्वेलरी और पाकिस्तानी जो मलबूसात हैं उनकी नुमाइश की थी। और इसके अलावा पहली बार जो है वो 40 साल के बाद तकरीबन लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पर कवाली की नाइट का एहतमाम किया था। अच्छा, चलिए जबरदस्त। और लास्टली बस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि स्वीडन की पॉलिटिक्स में आपने पार्टिसिपेट किया, आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया, क्या पाकिस्तान की सियासत में भी आप हिस्सा लेना चाहते हैं? ये जो पाकिस्तानी हालात चल रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के, उसको आप दूर से ही अस्सलाम वालेकुम बोल देंगे? देखिए, पाकिस्तानी सियासत, अगर सियासत की बात किया जाए तो सियासत जो है वो अंबिया का शेवा रहा है। इतना मुश्किल तरीन मरहले में डाल दिया है कि कोई भी शख्स ना किसी सियासी पार्टी की हिमायत में सामने आता है और ना ही किसी सियासी जमात को जो है वो ज्वाइन करके सियासत में हिस्सा लेना चाहता है। अगर स्वीडन की बात करें तो यहाँ पर आप समझें कि टॉलरेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा है और सियासत एक मैच्योर लेवल की है। तो यहाँ पर आपको जब कोई तनकीद मिलती है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि आप देखें कि जिस तरीके से हमारी सियासी पार्टियों ने सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी बरपा रखा है, इस तरह का कल्चर यहाँ पर नहीं है। तो शायद वो तूफान बदतमीजी जो हमने एक सकाफत का हिस्सा बना दिया अपनी, अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो शायद हम जैसे जो पाकिस्तानी बाहर की सियासतों में हिस्सा लेते हैं, हम पाकिस्तान की सियासत में शायद कभी हिस्सा ना ले सकें। ठीक, थैंक यू सो मच जुबैर हुसैन साहब वक्त देने के लिए। और वाकई आपने जो लास्ट में कमेंट किया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से कि बदकिस्मती से हमारा मुआशरा पाकिस्तानी सियासत में इस हद तक हम लोग हर एक हद को आए दिन जो है वो क्रॉस करते जा रहे हैं, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। नो मैटर व्हाट के हम किसके बारे में तनकीद करें, किसके बारे में बात करें, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हम बड़ी ही डिटाई के साथ अपनी नौजवान नस्ल की ना बड़े ही बुरे तरीके से ज़हनी आबियारी कर रहे हैं। और अगर हमने फौरी तौर पर इन मामलात को ना देखा, इसकी संगीनी को ना देखा, तो यकीन जानिए
ये जो लोगों के अंदर बर्दाश्त का मादा है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लोग अपने लीडर्स को पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। और पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त एक अलग ही मामलात चल रहे हैं, एक अजीब किस्म के नशीब व फराज हैं। और अगर ऐसे में हम लोग किसी भी लीडर की इतने मुगलिसात उसके बारे में बकेंगे या बयान करेंगे तो डेफिनेटली उस शख्स की तो तौहीन होगी ही सो होगी। लेकिन अगर इस किस्म की बातें सरेआम सोशल मीडिया के ज़रिए होंगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होंगी तो ये ज़रा याद रखें कि आगे चलकर हम अपने नौजवान नस्ल को किस किस्म की तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो एक तरफ तो जुबैर साहब पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने में स्वीडन में हमें खासे मुतहरिक नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से अगर हम लोग मजीद बात करें, जो पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स है, पाकिस्तान का कल्चर है, उसको अपनी नौयत के एक मुनफरिद अंदाज में पेश किया जा रहा है दुबई में, जहां हर चीज़ पाकिस्तानी खवातीन के हाथों से बनी हुई मिलेगी आपको। कपड़े हों, ज्वेलरी हो, हैंडमेड बैग्स हों या फिर इसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इस सब के बारे में हम आपको लेके चल रहे हैं दुबई। हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफ जी हमारे साथ वहाँ पे मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो इमरान बताइएगा किस शॉप पे आप मौजूद हैं और यहाँ पर दुबई में रहते हुए किस तरह से लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश की जा रही है जिस शॉप में आप मौजूद है पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू। जी ज़रिया, इस वक्त मैं पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में मौजूद और यहाँ पर एक खूबसूरत शॉप का अहतमाम किया गया है। ये शॉप अब मुस्तकिल बुनियाद पर यहाँ बनाई जाती है। वैसे जैसा कि आपको पता है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी खाने, पाकिस्तानी पहनावे और पाकिस्तानी मसनूआत को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन अब यूएई में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर एक छत के तले हमें पाकिस्तानी मसनूआत जो हैं वो मिल सकती हैं। यहाँ पर ये शॉप जिन्होंने बनाई है वो हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अज़रा काशिफ साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे? यहाँ पर ये हुनर कदा के नाम से शॉप है और हुनर कदा बेसिकली हमने इसी सेंस में रखा था इसका नाम, जहाँ हुनर मतलब स्किल्स और कदा जहाँ पर लोगों की, औरतों की स्किल्स को हम प्रमोट कर सकें। यहाँ पर बेसिकली जितनी भी प्रोडक्ट्स और आर्टिकल्स आपको नज़र आएंगे वो हम पाकिस्तान से पुल आउट करते हैं और पाकिस्तान से मेनली लेडीज़ से लेते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फ्रॉम लेडीज़ टू लेडीज़ एंड टूवर्ड्स द लेडीज़ इन पीएमसी लेडीज़ हेल्थ। और वहाँ पर पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल सेंटर के अंदर वुमेंस हेल्थ के ऊपर जो है हम इसके रेवेन्यू को यूज़ करते हैं। मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, यूनिक और ब्यूटीफुल मिलेंगी। यहाँ पर एक जैसी प्रोडक्ट को हम कभी भी प्रोमोट नहीं करते और ना हमारा इसका जो मेन मकसद है कि हम किसी भी बड़ी ब्रांड को यहाँ पर प्रोमोट करें। यहाँ पर आप जितने भी आर्टिकल्स देखेंगे, ज्वेलरीज वगैरह देखेंगे, वो सब जो है वो औरतों की हैंडमेड यहाँ कारखानों में बनी हुई है। और पाकिस्तान में सिर्फ कराची, सिंध, बलूचिस्तान, मल्टीपल जगहों से हम इस चीज़ को पुल आउट करते हैं। चाहे वुडन वर्क हो, ब्लू पॉटरी हो, ब्लू पॉटरी हम मुल्तान से लेते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे गोटा ज्वेलरी के नाम से, ये हमारी बाकायदा जो है वो लाहौर की वेंडर हैं और ये इसको हाथ से बनाती हैं। लेकिन इसमें इतना प्रोफेशनल लुक आता है कि हम उनके काम को और उनकी चीज़ों को जो है वो इंटरनेशनली प्रमोट करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जितनी भी चीज़ें हमारी औरतें बना रही हैं, जिनको कि अप्रोच या एक ऐसा फ़िज़िकल फॉरम नहीं मिल रहा जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को इंटरनेशनली प्रमोट कर सकें, वो हम हुनर कदम में पुल आउट करके रखते हैं और उसको यहाँ पर प्रमोट करते हैं। एक सवाल पैदा होता है कि ये चीज़ें पाकिस्तान में बनती है और फिर वहाँ यहाँ आती हैं, तो इनके आने का प्रोसेस कैसा और इसमें क्या आपको गवर्नमेंट बैकअप भी इसमें शामिल है? नहीं, गवर्नमेंट बैकअप अभी एज सच वैसे शामिल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हमारा इरादा है कि हम मल्टीपल चैनल से जो है वो इसको फ्री करवाएंगे। लेकिन अभी जो हमें है वो हम इसमें फ्री ड्यूटी हमें पड़ती है। हम इसमें जो है डिलीवरी चार्जेस वगैरह पे करके मिनिमम रेट्स पर हम यहाँ पर पुल आउट करते हैं। प्लस हमारे अपने बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको ख़ुद से लेकर आते हैं इन प्रोडक्ट्स को। लेकिन ये प्रोडक्ट्स कभी भी इतनी बल्क में नहीं होती कि हमें जो है वो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट या इस तरह की चीज़ों के इशूज़ हों। ये हम बहुत मिनिमम और सिलेक्टेड आर्टिकल्स रखते हैं क्योंकि इट्स अ सोवेनियर शॉप, तो इसमें हम कभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में नहीं पुल आउट करते। तो इस हिसाब से हम इस चीज़ को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। कौन सी नेशनलिटीज़ के लोग या कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा पसंद, पाकिस्तानी तो अपनी चीज़ों को पसंद करते ही करते हैं, बाकी कौन सी नेशनलिटीज़ के लोग हैं या कौन लोग हैं जो यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और किस चीज़ में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं वो? यहाँ पर हमारे पास कोई भी मतलब ये कि आप कह लें कि कोई एक नेशनलिटी काम नहीं करती। हमारे पास माशाल्लाह से हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल नेशनलिटीज़ आई हैं, जिसमें स्पेशली फ़िलिपिनियोज़ आए हैं। उन्होंने टी शर्ट्स को बहुत लाइक किया, पाकिस्तान के फ्लैग बने हुए। इसी तरह मैचेस में हमारे पास इंडियंस यहाँ पर बहुत आते हैं। ये जितनी भी आप ज्वेलरी देख रहे हैं मेरे बैग पर, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी और
मल्टीपल ज्वेलरीज़ को वो पसंद करती हैं। दुपट्टे जो हम बनाते हैं, आप कह लें कि गोटा दुपट्टे, वो इंडियंस बहुत पसंद करते हैं। फिर कैलीग्राफी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमोशन हासिल हुई है। कैलीग्राफी की जो हमारी वेंडर हैं वो बाकायदा इस्लामाबाद से हैं और वो जो है वो ख़ुद अपने घर को इन्हीं कैलीग्राफीज़ के ज़रिए जो है वो मतलब चलाती हैं, फाइनेंशियली हेल्प करती हैं। तो हम उनकी कैलीग्राफीज़ को पूरे एज अ रोल्स यहाँ पर मंगवाते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर आप कह लें कैलीग्राफी हो गया, वुडन वर्क हो गया, मुल्तान पॉटरी बहुत फेमस हुई है हमारी, और इसमें डिफरेंट नेशनलिटीज़ ने हमारे पास आके विज़िट किया है, जिसमें इंडियन, फिलिपिनियो एंड मल्टीपल नेशनलिटीज़ आके जो है वो इन चीज़ों को पसंद करती हैं। यूएई में बड़ी वास्ट मार्केट है, तो आपने पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई को ही क्यों चूज़ किया इस चीज़ के लिए? पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई को चूज़ करने का मकसद असल में ये था कि देखें, हमारे पास ये एक पाकिस्तानी सेंटर मौजूद है जो कम्युनिटी वर्क कर रहा है और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, चाहे आप कैफ़े देखें, ऑडिटोरियम देखें, हॉस्पिटल देखें। तो उसके साथ साथ हमने एक छोटी सी एंड आप कह लेंगे यूनिक और ब्यूटीफुल एंड सोवेनियर शॉप का भी अहतमाम किया कि लोग यहाँ पर ही ईजीली गिफ्ट्स वगैरह को ले सकें और एक ही छत के नीचे उनको तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो मिल सके। तो इस वजह से हमें इस चीज़ की कमी महसूस हुई थी कि यहाँ पर एक छोटी सी आप कह लें थीमेटिक शॉप के तौर पर पाकिस्तान की कोई शॉप हो। तो हमने इसलिए इसको यहाँ पर चूज़ किया कि एक रूफ़ के नीचे आपको तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। को हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तानी जो यहाँ मुकीम है उनसे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के थ्रू? मेरा मैसेज यही है कि देखें, ये शॉप हमारी नहीं है, ये शॉप हम सबकी है और तमाम पाकिस्तानीज़ को कहा जाता है कि जो है यहाँ पर आएँ, इसको प्रमोट करें। इसको यहाँ पर जितना ज़्यादा वो आएंगे, इसको प्रमोट करेंगे, उनको यहाँ पर मिनिमल कॉस्ट में जो है वो चीज़ें प्रोवाइड होंगी और इतना ही ज़्यादा इसका मैसेज जो है वो स्प्रेड होगा। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट की वो यहाँ चिन्योट का फर्नीचर था, जिस पे मैं ये कुर्सी पे बैठा हूँ इस टाइम। और ये मोस्टली हमें पाकिस्तान देखने को मिलता है, लेकिन आज मैं जब यहाँ एंटर हुआ तो रियली मैं बहुत खुश हुआ ये सब चीज़ें देख के। और दरअसल मुझे शौक़ है जूतियाँ और शूज़ वगैरह ख़रीदने का, तो ये मैंने सबसे पहले मेरी नज़र इस पर भी पड़ी थी कि मुझे एक पेशावरी चप्पल नज़र आई जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनी हुई थी। तो रियली, और मैं सबको यही बोलूँगा कि यहाँ आए, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में, यहाँ पे हुनर कदा के नाम से हमारी गिफ्ट शॉप है, हम इसको प्रमोट करें एज अ पाकिस्तानी, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। जी, हुनर कदा में हमारे साथ इस वक्त एक कस्टमर मौजूद हैं, आइए देखते हैं कि वो क्या चीज़ पसंद कर रही हैं। जी बताएंगे आप क्या चीज़ पसंद कर रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे जो है ना ये ट्रक आर्ट बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि इनकी जो एक कलर्स हैं और इसका जो एक स्टाइल ऑफ जो उसका काम है, जो एक मतलब हैंडमेड पेंटेड होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं और इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं और घर के अंदर ये जो है ना हमारे डिफरेंट चीज़ों के साथ ये सेट हो जाते हैं और ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान की एक ट्रक आर्ट, एक पाकिस्तान की जो है वो पहचान है। तो ये ज़रा मैं बाय करूँगी इंशाल्लाह। वैसे तो ख़वातीन को ज़्यादा दुपट्टे, चप्पलें, ये चीज़ें पसंद आई, तो आपको ये डिफरेंट चीज़ क्यों पसंद आई? क्योंकि ये हमारे कल्चर, हमारा एक पर्पस रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा ख़ास एक ट्रक आर्ट, एक ट्रक कल्चर है। तो जब भी हम पाकिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे हम जब भी ट्रक्स में या जब भी बसेस में ट्रैवल करते हैं तो इनका एक ख़ास ये कलर्स होते हैं जो कि ये हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमें जो है, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पाकिस्तान का हेरिटेज, पाकिस्तान की कल्चर हमारे जो है घरों में हो तो हम अपना उसको रिप्रेजेंट कर सकें। यहाँ पे यूजुअली कपड़े नहीं मिलते, सर्टेन इवेंट्स होते हैं तो तब मिलते हैं, वरना आपको ऐसे कपड़े नहीं मिलते। और यहाँ पे द रीज़न वाई आई पर्सनली कम एंड बाय ओवर हियर, वो इस वजह से है क्योंकि इनका जो रीज़न है यहाँ पे बेचने का इन चीज़ों का, इट्स अ वेरी पॉजिटिव वन। दिस इज़ फॉर द वुमेन, फ्रॉम द वुमेन टू द वुमेन। तो यहाँ पे जो भी पैसे, जितने का भी ये बिकता है, जैसे भी पैसे मिलते हैं, दे डायरेक्टली फंड टू पाकिस्तान एसोसिएशन और पाकिस्तान मेडिकल सेंटर। So this was the reason why we come here, buy stuff and help our women in Pakistan and over here. पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पहले यहाँ पे नहीं मिलती थी और हम बहुत जगह सर्च करते थे और जैसे पाकिस्तान जाते थे वहाँ से लेके आते थे, लेकिन अब मैंने गूगल पे सर्च किया
तो मुझे कैमल स्किन लैंप्स चाहिए थे, तो मैं यहाँ हुनर कदा में आई हूँ ये लैंप लेने के लिए। मुझे ये बहुत, इनके मैंने पिक्चर्स भी देखे हैं फेसबुक इंस्टा पे और मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, इसलिए मैं अब यहाँ से बाय करने आई हूँ। I have a friends repairing here in Hunakodar. That's why I buy something from it. And then this shirt is so amazing. It's so very nice. And here they have also lots of items from here. Example from here. See, it's so beautiful and unique for this. It's very nice. And here some also items from this one, and then you can see this is handmade. It's so very nice. And then I know all, if you buy for this, the other items that you buy, it will become for the charity, like that. This is why it's very helpful then also for the charity. That's why I go here to visit, and then I want to buy something more of this. It's very nice. And for everybody there, come here in the Pakistan Association Dubai here in Odmeta, and then you will see in the Hunakodar, you will see all the items from here. जी, जैसा कि आपने सुना कि हिम्मत-ए-ज़न सकाफ़त के संग और हुनर कदा एक ऐसी शॉप है जहाँ पर आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स और ख़वातीन के, हमारी माँ और बहनों के हाथों की चीज़ें, बनी हुई चीज़ें यहाँ मिलेगी। जी ज़रिया आप। थैंक यू सो मच इमरान, वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग था और वहाँ पर आए जो कस्टमर थे उनसे भी आपने ज़रा बात की और ख़वातीन बड़ा पसंद कर रही हैं भाई यहाँ के लोगों की बनाकर जो वहाँ पे चीज़ें भेजी गई उन्हें। और साथ ही साथ एक अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया था यहाँ पर, वो ये कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो कि छोटे कस्बों से, छोटे टाउन से जिनका ताल्लुक़ है, चलें अगर वो अपनी बनाई गई चीज़ें पाकिस्तान से बाहर भेजें तो चलें एक अच्छा प्रॉफिट वो जनरेट कर सकती हैं और अपना घर चला सकते हैं। डेफिनेटली जो भी वो एंटरप्रेन्योरशिप के काम कर रही हैं उनमें उनको बड़ी एक सपोर्ट मिल रही है इस किस्म की शॉप्स के थ्रू और दुबई में काम करने वाले जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनके थ्रू। तो ये एक बड़ा कल्चरल सा हमारा सेगमेंट था जो कि स्वीडन और दुबई के हवाले से था। मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें हैं शो में आपके साथ डिस्कस करने के लिए, तो एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक की तरफ हमने बढ़ना है। आप लोग तब तक ज़रा 10 बजे की हेडलाइन सुनिए, देखिए कि क्या ब्रेकिंग जो हैं वो इस वक्त रेडी कर रखी गई हैं न्यूज़ स्टूडियो में। उसके बाद हम लोग वापस दोबारा आएंगे और फिर आपको अपने बाकी मेहमानों से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो स्टे ट्यून, कैफे माकला। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले वाला सेगमेंट हमारा इंतहाई इंटरेस्टिंग था और ब्रेक के इसके बाद ये वाला जो सेगमेंट है ये उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि जब भी हम अपने यंगस्टर्स को कुछ करता हुआ देखते हैं, क्या किसी ना किसी काम में बढ़ते हुए देखते हैं, तो खुशी उस वक्त महसूस होती है कि जब वो किसी की भी उंगली पकड़े बगैर, किसी का भी बाजू थामे बगैर अपनी ज़िंदगी में उस जस्तजू को आगे बढ़ाते हुए ज़िंदगी में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे होते हैं। आज एक ऐसी सक्सेस स्टोरी हम आपके साथ शेयर करेंगे, एक ऐसी नौजवान की कहानी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसने डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। देखता हर कोई है, लेकिन उनको सर करने का जो एक होता है ना कि जज्बा, वो किसी किसी में होता है, लेकिन कदम उस शख्स के डगमगाए नहीं। बहुत कुछ अचीव करने की पादाश में लगा रहा और आज जाकर अब उसने वो मकाम हासिल किया। ख्वाहिश की थी और बहुत कुछ सोचा था उसने अपनी ज़िंदगी में। तो आज हम आपको मिलवाएंगे नौजवान, पाकिस्तानी नौजवान शाहजेब वहीद से, जिसने फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी से 3.5 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम अपनी जहानत से सिर्फ 1.5 साल में मुकम्मल किया और आलमी रिकॉर्ड कायम किया। वो अभी भी स्कॉलरशिप पर फिनलैंड की कजानी यूनिवर्सिटी में अप्लाइड साइंसेस के स्टूडेंट हैं और ये तो उनकी शख्सियत का एक वो पहलू है जो हम अब आपको बता रहे हैं कि अब वो ये हैं, वो इससे पहले क्या थे, उस पर भी डिस्कस करते हैं। और घर का खर्चा शाहजेब चलाने के लिए शाहजेब और उनके प्यारे बताते हैं, उनके घर वाले बताते हैं कि उन्होंने बिरयानी का स्टॉल भी लगाया, उन्होंने कपकेक्स भी सेल किए, मोबाइल फ़ोन्स भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पर बेचे हैं और इसके बाद फिर सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया।
2018 से 2022 तक अपनी तालीम को मुसलसल जारी रखा, मुख्तलिफ काम किए, फिर 2019 में वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपिंग की कंपनी बनाई जिसका नाम स्टेबल रखा और अब वो माशाल्लाह खुद स्टेबल हैं और आज दुनिया के बड़े ममालिक में इस कंपनी के क्लाइंट्स मौजूद हैं। शाहजेब वहीद आज हमारे साथ फिनलैंड से मौजूद हैं, स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बने हैं कैफे मागला का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शाहजेब सबसे पहले तो ये बताइए, इस्लामाबाद में थोड़ी थोड़ी सर्दी बढ़ रही है क्योंकि दिसंबर अब अपने आखिरी दिनों में है, आखिरी हफ्ते में है। फिनलैंड का मौसम कैसा है? फिनलैंड यहाँ सर्दियों में रहता ही एक्सट्रीम ठंडा है। इस वक्त -8 डिग्री सेल्सियस है। अब तो आपको वहाँ के मौसम की बड़ी आदत हो गई होगी। अब तो आपको पाकिस्तानी वाली ठंड इतनी ज्यादा नहीं लगती होगी जितनी वहाँ का आप आदी हो गए होंगे। जी जी, इधर -8 तो हमारे लिए नॉर्मल है, इसमें तो कोई इशू नहीं होता। अच्छा चलिए शाहजेब, जरा आपकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि जानना इसलिए ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ख्वाब बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, लेकिन वसाइल कम होने की वजह से ना तो वो पाकिस्तान में रहते हुए बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं, तो फिर बाहर जाकर किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पूरा पढ़ाई करने का ख्वाब तो शायद ही कभी उनकी ज़िंदगी में उनके लिए पूरा हो सके। थोड़ी सी जर्नी मैंने आपकी खुद से शेयर की, कुछ आप बता सकते हैं कि कौन से ऐसे तकलीफ दे मराहिल थे जिनमें आपने हिम्मत नहीं हारी और आज आप इस मकाम पर हैं? वसाइल, जिस तरह आपने कहा कि कम पाकिस्तान में, ये बात ट्रू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं समझता कि वसाइल कम होने से मुराद हम कहें कि एक चीज़ नहीं हो सकती। वसाइल कम है तो वसाइल पैदा खुद किए जा सकते हैं। सेम मैंने अपने केस में किया था। जब 2014 से मैंने अनऑफिशियल काम शुरू कर दिया था, 2015 से, और क्योंकि उस टाइम पे तो फाइनेंशियली मुझे रिक्वायरमेंट थी घर के लिए भी और ख़ुद के लिए भी, तो खुद से कपकेक्स वगैरह सेल किए जाके मदर बना के देती थी। उसके बाद मोबाइल की तरफ आया, उसके बाद फिर रनिंग की तरफ गया। तो जो लोग कहते हैं कि जॉब नहीं मिलती, बात ट्रू है, जॉब नहीं मिलती, लेकिन जब मैंने अपनी कंपनी खुद क्रिएट की उसके बाद मैंने ना सिर्फ जॉब अपने आप को खुद दी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरा ज़्यादा ख्याल है कि वसाइल की तरफ जाना नहीं चाहिए कि वसाइल होंगे तो कुछ करेंगे, वसाइल नहीं है पैदा किया जाए। बिल्कुल, वसाइल को पैदा किया जाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आप उसको दिल से करना चाहें तो हर काम में अल्लाह ताला आपको कामयाबी देते हैं। जब आप बिरयानी सेल किया करते थे, कपकेक सेल किया करते थे, उम्र क्या थी आपकी और ख़ानदान के लोगों का या आपके अपने दोस्तों का उनका रवैया आपके साथ कैसा था, या कभी कोई शर्म या पहले दिन कोई झिझक महसूस हुई जब आप घर से निकले? फिर उसके बाद कैसे हौसला बना? जी, उस वक्त मैं 14 ईयर्स का था और शुरू में तो बहुत ही शर्म आती थी कि क्यों कर रहा हूँ, लेकिन जब पता था कि घर को चलाना है, कुछ ना कुछ तो करना है। फाइनेंशियली ये नहीं कि बिल्कुल ही हमारे हालात डाउन थे, लेकिन एक स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है हर बंदे को, रिक्वायरमेंट तो रहती हैं। तो उसके लिए शुरू किया और लोगों का रवैया स्टिल कि क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। खुद भी बहुत शर्म महसूस होती थी, लेकिन फिर जब पता है कि एक नीड आ जाती है तो फिर बंदा कर लेता है, क्योंकि कोई चीज़ गलत तो हम कर नहीं रहे, अपने लिए हलाल रिज़्क़ हलाल कमा रहा था, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं थी और मेरा ख्याल ये चीज़ प्रमोट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो फिर शाहजेब, उस वक्त लोगों का रवैया और आज जब आप किसी मकाम पे पहुंच गए हैं, कितना बड़ा डिफरेंस देखते हो आप उसमें? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। पहले तो अपने रिश्तेदार भी नहीं पूछते थे कुछ भी, लेकिन आज हर बंदा पूछता है और बहुत ही ज़्यादा पूछता है। तो टोटल कुछ ऐसे रिश्ते थे जो मिलना नहीं पसंद करते थे, लेकिन अब हर थोड़ी देर के बाद ऐसे पूछते हैं कि जैसे हम बहुत गहरा ताल्लुक हो। बिल्कुल ऐसे, और ऐसा होता है। ये बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हालात से गुजर रहे होते हैं, कि जब इंसान अपने आप से भी शर्म महसूस कर रहा होता है तो लोग तो उससे 200 मील दूर भागना पसंद करते हैं, लेकिन जब वही बच्चा किसी मकाम पर पहुंच जाता है तो लोग फिर उसे बढ़ बढ़ कर मिल रहे होते हैं। बट एनीवेज, आपने एक 2019 में वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपिंग कंपनी बनाई है, नाम आपने रखा उसका स्टेबल। ये क्यों रखा आपने, क्या विजन था इसके पीछे? स्टेबल नाम नहीं, वैसे कि स्टेल्बी नाम है। स्टेल्बी, ओके, मेरी गलती है, माय मिस्टेक। मसला नहीं। स्टेल्बी बेसिकली दो वर्ड्स को कंबाइन किया। जो स्टेल इसके अंदर आ रहा है, STL, वो बेसिकली स्टॉल से आ रहा है। अच्छा। और बेसिकली अपनी हिस्ट्री को रिपीट रखना चाह रहा था कि जो एक इनिशियली स्टॉल से लिए जहाँ पे कपकेक और बिरयानी सेल आउट करता था, तो उसको बेसिकली स्टेल के नाम पे कर दिया। और बी बेसिकली एक हनी बी के नाम पे रखा।
वो इसलिए बेसिकली साइज में छोटी होती है लेकिन काम इफेक्टिव करती है। तो उस वक्त मैं भी छोटा था लेकिन अपने आप को स्पोर्टिंग में, फैमिली को स्पोर्टिंग के अंदर काम कर रहा था। तो कुल मिला के जो इसका मीनिंग बनाया मैंने स्टेलवी कि एक छोटी कंपनी लेकिन इफेक्टिव कंपनी। बड़ा प्यारा आपने तो इसका हमें ना सिर्फ खुद मीनिंग समझाया है बल्कि अपनी लाइफ को आपने एक छोटे से नाम के अंदर समो के रख दिया है। अब मुझे ये बताएं कि मेहनत करने का तो आपको शौक था ही और मेहनत ही आपको आज फिनलैंड में ले के जो है वो बैठी हुई है। 3 साल की डिग्री 1.5 साल में कंप्लीट करना, क्या किताबें पानी में घोल के पी थी, क्या किया गया था? किताबें यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ पे बेसिक रिसर्च वर्क होता है। ठीक है। गूगल वगैरह के थ्रू और हमने प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। तो बेसिकली यहाँ की पढ़ाई थोड़ी सी स्ट्रेस कम देती है, जिस तरह पाकिस्तान में कम सब्जेक्ट होते हैं लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिया जाता है। और पाकिस्तान में भी क्योंकि 1 साल पढ़ा था वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, ऑल तो मैंने पढ़ा नहीं था उसमें, जस्ट एग्जाम दिया था, सीधा सिंपल पढ़ाया। उसमें भी वो बहुत आउटडेटेड चीजें पढ़ाई जा रही थी जिसमें आपको खुद इंटरेस्ट नहीं होता। अब आप खुद भी नहीं सोचते कि मैंने कुछ एक्सेल करना है, क्योंकि वो इतनी चीजें पढ़ाते हैं और वो चीजें जो हमें जिसका शौक नहीं है, यहाँ वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जो प्रैक्टिकल आती है। फिर आपको खुद शौक होता है कि नहीं ये चीज ऐसी है तो मैं इसको थोड़ा सा कुछ नया करके दिखाता हूँ। और इवन कि क्योंकि मेरी अपनी कंपनी थी, थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस था उसका, तो अपने प्रोजेक्ट वर्क के अंदर मैंने अपनी कंपनी को बहुत ज्यादा यूज किया। तो उससे थोड़ी मुझे एडवांसमेंट थोड़ी सी मुझे वहां से मिली, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग ज्यादा को प्रेफर किया जाता है। तो वहां से मुझे बहुत सपोर्ट मिलती रही थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, वो बच्चे जो कि फिनलैंड जाके स्टडीज कर रहे हैं, क्या आप लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं? फिर पार्ट टाइम जॉब करते वक्त बच्चे किस किस्म की जगहों पर काम कर रहे होते हैं? कितनी अर्निंग मंथली हो जाती है जिसमें आप लोग अपना भी सर्कल चला सको और अपने घर भी कुछ पैसे भेज सको? स्टूडेंट लाइफ के ऊपर जब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर लैंग्वेज बैरियर आता है, ठीक है, तो मेजोरिटी लोगों को और जॉब से मिलती है, उनको फ्री जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आता है। आईटी से जो लोग मुंसलिक हैं उनको मिल जाती है, उनके लिए इतना इशू नहीं होता। लेकिन जो आईटी के अलावा फील्ड में आते हैं, जो इंजीनियरिंग की फील्ड हो गई या कोई और फील्ड, तो उनको नहीं मिल पाती फ्री जॉब। तो उनके पास ऑप्शन आती है या रेस्टोरेंट के अंदर काम कर लिया जाए, या क्लीनिंग कंपनीज में काम कर लिया जाए, या फूड डिलीवरी सर्विसेज वगैरह के अंदर, या न्यूज़पेपर डिलीवरी के अंदर। और मंथली जो अर्निंग इनकी बन जाती है वो एवरेज 800 यूरो से लेके 1200 यूरो पर मंथ बनती है। डिपेंड जो एवरेज है, वरना कुछ लोग भी कमाते हैं, कुछ लोग ज्यादा भी कमाते हैं, उनकी अपनी वर्किंग कास्ट के ऊपर है। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि फिनलैंड में सबसे ज़्यादा किस किस्म की स्टडीज़ का स्कोप है? आपने रिसर्च बेस के हवाले से तो बताया ही, लेकिन वहाँ और पाकिस्तानी जो हमारी स्टडीज़ हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में डेफिनेटली ज़मीन आसमान का फ़र्क है और हमें भी बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन इसके बावजूद क्या बेसिक्स आपने वहाँ पर देखी हैं जो आपको पाकिस्तान में नहीं नज़र आई हमारे एजुकेशन मॉडल में? एजुकेशन मॉडल पाकिस्तान का टोटल ही आउटडेटेड है। अब जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया कि जो चीज़ें हमें आज के दौर में पढ़ानी चाहिए वो नहीं है, उधर जो आज से 20 साल पहले की चीज़ें थी हमें आज के दौर में वो पढ़ाई जा रही हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट ही नहीं होती, जो हमारी स्टडी से रिलेट ही नहीं करती, हम वो पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। छोटे लेवल में समझ में आती है, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। सही। और तो मेजोरिटी चीज़ों को चेंज, बेसिकली करिकुलम इन्होंने बनाया कि 4 साल को पूरा करना है। और एक मेजर इशू जो पाकिस्तान में मैं खुद रियलाइज़ किया, क्योंकि मैं एजुकेशन साइड से थोड़ा सा मुंसलिक रहता हूँ, तो पाकिस्तान में एजुकेशन को सेल किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम, एजुकेशन सेल की जा रही है। 4 साल की इसलिए रखा गया है कि ताकि 4 साल फीसें आती जाएँ और आगे चीज़ें चलती जाएँ। तो एक एजुकेशन को ये मतलब यू बीइंग स्टूडेंट मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत बड़ी बात आप कर रहे हो कि पाकिस्तान में सेमेस्टर वाइज इसको 4 साल में इसलिए एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सको, बजाय इसके बच्चों को आप कम वक्त में बेहतरीन तालीम दो। आप इतना वो उसको बच्चों के ऊपर हैवी कर देते हैं कि वो उनके पेरेंट्स के लिए भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। फिर थोक बराबर हमारे यहाँ डिग्री मिलती है, जब डिग्री मिल भी जाती है तो उसके बावजूद भी हमारे पास मार्केट में नौकरी नहीं होती। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब जिस तरह आज़ाद साहब वाले भी बात करते हैं कि पाकिस्तान में डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं ये जरूर कहता हूँ कि डिग्री रिक्वायर्ड है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि डिग्री पाकिस्तान के लेवल के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में जो पढ़ाया जा रहा है वो आउटडेटेड है, उस लिहाज से डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप इंटरनेशनली जा रहे हैं तो इंटरनेशनल डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिग्री पढ़े इसलिए तो वर्थ है यहाँ पे डिग्री की। ऑलराइट। अच्छा, मुझे ये बताएं शाहज़ेब कि जब आप लोग वहाँ पर होते हो तो जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है वो किस तरह से इंटरेक्ट करती है आपस में? आप लोगों का मिलना जुलना, क्योंकि डेफिनेटली घर वालों से दूर हो या फिर पाकिस्तान एम्बेसीज, इस तरह से आपने क्या रोल देखा है वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी, और फिर इसके अलावा ओवरसीज़ कम्युनिटी किस तरह से एक दूसरे को इंटैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है?
कम्युनिटी यहाँ पे कनेक्टेड है आपस में, हमारे ऑफिशियल ग्रुप बने हुए हैं पीएसए फिनलैंड ऑफिशियल, और कम्युनिटी बेसिक यहाँ पे एक हेलसिंकी में एक मस्जिद है, हर फ्राइडे को यहाँ पे पूरी गैदरिंग होती है, तो कम्युनिटी यहाँ पे एक साथ चलती है। इवन कि आप सिटी के अंदर भी, जिस भी सिटी के अंदर है वहाँ पे कम्युनिटी बनी हुई है। जिस टाइम मैं कयानी के अंदर हूँ, यहाँ पे हमारे साथ 9 और पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, तो एक कम्युनिटी हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। कहीं जाना हो, किसी को कोई रिक्वायर्ड हो, तो ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो आपस में इंटैक्ट रहते हैं, तो कम्युनिटी आपस में साथ साथ चलती है। सही। तो इन दिनों फिनलैंड में क्या एक्टिविटीज चल रही है? क्या क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं? न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लोग काफी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हो आप? क्रिसमस की तैयारी तो काफी यहाँ पे चल रही है, जगह जगह पे डेकोरेशन पीसेस और काफी कुछ इन्होंने किया हुआ है। बाकी न्यू ईयर के ऊपर तो इतना वो नहीं करते, जस्ट न्यू ईयर नाइट के ऊपर जाके वो फायरवर्क्स वगैरह इस चीज़ का होता है, उस तरह इतना शोर वगैरह नहीं, वो भी सेंटर्स में होता है, मेन एरिया के अंदर इतना तंग नहीं करते। अच्छा, आपने चूंकि एक बहुत छोटे पैमाने से अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया, अब आप फिनलैंड में बैठ कर माशाल्लाह खुद अपना बिजनेस भी आप कर रहे हो, ठीक है, और आप अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर रहे हो। वो बच्चे हमारे जिनका एक आम तौर पर ये तासुर है कि जब तक वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेंगे तब तक शायद उनका मुस्तकबिल बेहतर नहीं होगा या उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, क्या वो बच्चे हमारे ठीक सोच रहे हैं या फिर उनकी सोच को थोड़ा सा तब्दील करने की ज़रूरत है? इनको बिल्कुल तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिग्री ठीक है आपकी साथ साथ चलती जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है, डिग्री आप साथ साथ चलाते जाएं, लेकिन बात है स्किल्स की। ठीक है। अब आप डिग्री लेके बाहर आ जाएंगे, स्किल आपके पास कुछ भी नहीं होगा। डिग्री तो आपको एक पॉइंट पे ले जाएगी, लेकिन बाकी आगे एक्सेल करने के लिए चाहे आप इधर हैं चाहे आप बाहर हैं, स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो चले प्रैक्टिकल डिग्री मिलती है हमें, प्रैक्टिकल वर्क के साथ तो स्किल साथ साथ डेवलप होते हैं। पाकिस्तान में डिग्री मिल जाती है लेकिन प्रैक्टिकल वर्क आप पर रह जाता है, तो उसको आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा अगर आपने एक्सेल करना है। अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाए, बस आपको नाम का थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा एज। अच्छी यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूँ, अगर आप लम से या IBA से हैं तो एग्जेम्पशन है आपको, क्योंकि वो एक उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बेहतर है बाकी यूनिवर्सिटी से। तो उनके बहुत सारे स्टूडेंट से मैं मिला हूं, तो उनका एक सोचने का तरीका और जो बेसिकली पढ़ा रहे हैं उनका जो करिकुलम है एक अच्छा है। अच्छा सर, मैंने आपने देखे, आपने तो पाकिस्तान में भी वक्त गुजारा ना, एक छोटा सा ज़रा एक कंपैरिजन ड्रॉ कीजिएगा जब हम लोग अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। जब भी आप किसी ऑफिस में जॉब के लिए जा रहे हैं या इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, डेफिनेटली आपकी देखा जाता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है या फिर कहाँ पर आप अभी पढ़ रहे हैं। वहाँ पर जाने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद, चाहे आपने बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए हुए और एक बच्चा लम से बैठा हुआ और एक बंदा किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी से बैठा हुआ है लेकिन वो B कैटेगरी की वो होगी, वो बच्चा, वो स्टूडेंट किस हद तक इनसिक्योर होता है वहाँ पे? यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े, यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे आपकी नहीं, मैं विद इन द पाकिस्तान बात कर रही हूँ। विद इन द पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे हमारे ज़हनी तौर पर खासे हद तक इनसिक्योर हैं नौकरियों को लेकर। जी पाकिस्तान में क्योंकि ग्रेजुएट ज़्यादा है, नौकरियाँ कम है, तो आप जो कंपनीज हैं वो भी हायरिंग उनको कर रही है जिनके पास स्किल्स हैं। अगर आप डिग्री लेके आप लम्स वाले बच्चे को क्यों लिया जा रहा है? रीज़न ही ये है कि चलो एक लम्स का नाम भी है, वो तो बात एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन क्योंकि उनके पास स्किल्स हैं साथ साथ, इस वजह से उनको बेसिक हायर किया जाता है। लेकिन अगर किसी और की बात की जाए, किसी और यूनिवर्सिटी से, मैं नाम और किसी का नहीं लूँगा, लेकिन अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा है, उनके पास स्किल नहीं होगा। जब आपके पास स्किल ही नहीं है, आपको कोई भी कंपनी, इवन कि मेरे पास जब कोई आता है हायरिंग के लिए, मैं खुद हायरिंग जब करता हूँ, तो स्किल आपके पास नहीं है, आपके पास डिग्री है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वो लोग डिग्री दिखा देते हैं कि डिग्री है, मैं पूछता हूँ पोर्टफोलियो का है? पोर्टफोलियो जब आपका पोर्टफोलियो नहीं बना, आपकी डिग्री आप मेरे पास मास्टर्स की रख दो, PhD की रख दो, कोई फायदा नहीं उसका। पोर्टफोलियो, ये मेंटालिटी हमें चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी। साथ साथ फोकस करें, साथ साथ डिग्री को भी फोकस करें। ये नहीं कि एक चीज छोड़ दें दूसरी पे फोकस करें। हमारा ये बड़ा होता है, एक चीज को छोड़ दिया, डिग्री की बात नहीं है, स्किल्स पे आ जाओ, स्किल्स की बात नहीं है तो डिग्री पे आ जाओ, ऐसा नहीं है, दोनों साथ साथ हैं। दोनों साथ साथ रखने पड़ेंगे। अच्छा, लास्टली बस मैं आपसे एक क्वेश्चन लेना चाह रही हूँ कि वो बच्चे जो स्कॉलरशिप पर बाहर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए तालीम का खर्चा कितना आता है, और वो जो बगैर स्कॉलरशिप के जाने का बाहर प्लान कर रहे हैं, उनके लिए कितना तालीम पर खर्चा होता है? तीसरी चीज़ ये कि अगर आपने वाकई बाहर जाकर तालीम हासिल करनी और अपने आप को खुद को सेटल करना है, तो क्या फॉर्मूला आप दोगे कि किस तरह की वेबसाइट्स पर जाया जाए, कहाँ पर जाके आप अपने लिए एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं? थोड़ी सी बाकी बच्चों की जरा काउंसलिंग हो जाएगी। जी फिनलैंड का ऑफिशियल पोर्टल है studyinfo.fi। इसके ऊपर जाके कंप्लीट आपको उसकी
फ़ी के बारे में पता चलेगा, कितनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, इसके अलावा स्कॉलरशिप वो कितनी ऑफ़र कर रही है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स एक अंदाजे के मुताबिक आप बता सकते हो हमेशा से कि कितनी से कितनी पाकिस्तानी खर्चा आ जाएगा? रफली 25 लाख के अंडर सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है। बेसिक चीज़ है फ़ीस की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 6000 यूरोज़ है, जो इक्वल पाकिस्तानी 12 लाख बनती है, जो मिनिमम है, और ये मैक्सिमम जाती है ये 26 लाख तक। तो ठीक है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे आपका डिपेंड करता है कितनी बनती है, स्कॉलरशिप पे कितनी मिलती है। मैंने विदाउट स्कॉलरशिप बताई है फ़ीस। अच्छा। तो स्कॉलरशिप 100% भी मिल जाती है, 50% भी मिलती है, डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल कैसी है। ठीक। तो सीजी पे भी एक चीज़ एक्स्ट्रा क्लियर कर दूं, सीजी पे इतना मैटर नहीं करता यहाँ पे। ओके। मैटर करता है लेटर ऑफ मोटिवेशन। आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उसके आप कितने कैपेबल, आपके क्या मोटिवेशन है उसमें, वो सॉलिड अगर आपका होगा तो आपको स्कॉलरशिप कवर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच शाज़ेब, बहुत शुक्रिया। आप खुश रहिए, पाकिस्तान का नाम यूं रोशन कीजिए। और अब बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स के लिए एक प्यारी सी ऐसी खूबसूरत सी रोशन मिसाल है कि जिनको देख के हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चे जो अपने घर वालों का हाथ बचाने के लिए बाहर नौकरी कर रहे हैं या चाइल्ड लेबर हम उनकी देखते हैं कि वो काम कर रहे हैं और कभी शर्मसारी भी उन्हें महसूस नहीं होती, तो यकीन कीजिए कि ज़िंदगी उन्हें एक न एक दिन पे ऑफ ज़रूर करती है। और उन्हीं में से एक शाज़ेब हैं। और अगर आप भी कोई भी काम कर रहे हैं घर वालों के लिए अपने, तो कभी भी आपको कोई शर्म महसूस करने की, आर महसूस करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। आपकी वजह से अगर आपके घर में कोई 2 वक्त की रोटी सुकून से खा रहे हैं ना, तो आपके और आपके अल्लाह के दरमियान के मामला फिर देखिएगा अल्लाह ताला ऐसे बच्चों को भाग कितने लगाते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर से देखते हैं कि हमारे पास हमारी इतनी बड़ी जो गेस्ट लिस्ट है उसमें हमारी इंटरेस्टिंग से एक और कौन सी मेहमान शख्सियत होगी जिनका तारुफ हम आपसे जरूर करवाएंगे। देखते रहिए कैफे मार्केट। प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट एंड दिस इज ऑल अबाउट म्यूजिक। और म्यूजिक हम लोग लाजमी रखते हैं या कोई ना कोई ऐसी छोटी मोटी एंटरटेनमेंट आप लोगों के लिए ज़रूर रखते हैं, ताकि आप लोग जाते जाते ये ना कहें कि ज़रिया इतनी भारी भरकम बातें हो गई, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी आपने करवाई, थोड़ा सा एडवेंचर भी आपने करवाया, लेकिन क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोग जाके अपनी मूवीज़ प्लान कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है तो बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कवाली नाइट्स का एहतमाम हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा चल ही रहा है। तो इसीलिए हमारा जो आखिरी सेगमेंट होता है वो किसी न किसी एंटरटेनमेंट को लेकर होता है। तो आज का जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है वो है सिंगर डेफिनेटली। और जैसे कि हम लोगों की हमेशा ये कोशिश रही होती है कि अपना जो नया टैलेंट है उसको आपके आगे लेकर आए, और वो नया टैलेंट हम उसे अपना प्लेटफॉर्म देकर उसे प्रमोट करने की कोशिश कर सकें। तो आज ही ऐसे कि यंगस्टर ने हमें ज्वाइन किया, नाम है उनका मोहम्मद अली हैदर। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो अली? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अली, वैसे मैंने बड़ा सुना है, बड़ी टीम आपकी तारीफें कर रही थी कि अली तो गाना बड़ा अच्छा गाते हैं। कितने टाइम से सिंगिंग कर रहे हो आप? मैम तब से मैं आई थिंक 2016 से स्टार्ट करूं, व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। अच्छा, 9th क्लास स्कूल में वो जो फेयरवेल होते हैं और ये सब चीजें सब में? उससे पहले भी मैं करता था, लेकिन इतना फोकस नहीं था मेरा इस तरफ। अच्छा। तो जब मैं 9th क्लास में गया तो मुझे काफ़ी टीचर्स मिले, तो मैंने जब फर्स्ट टाइम नात पढ़ी स्टेज के ऊपर, तो उसके बाद मुझे काफ़ी मतलब अप्रिसिएशन मिली लोगों की तरफ से। क्या आवाज़ अच्छी है हाँ, आपकी। आवाज़ हाँ। अच्छी है। तो फिर मैंने कहा कि यार इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं फिर करता गया। जब मैं 10th क्लास में आया तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार खाली म्यूज़िक के साथ नहीं काम चलेगा, कोई ना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी आपको आना चाहिए। तो फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर गया और वहाँ पर सर्च करना शुरू किया कि हाउ टू प्ले गिटार एक्सेट्रा। अच्छा। तो करते कुछ भी ना पता लगा कि यार क्या करूँ। फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, तो मुझे यूट्यूब से ही मतलब सीखने को मिल गया, काफ़ी चीज़ें बेसिक्स पता लग गई और मैंने मतलब सीखना शुरू कर दिया। तो गिटार की भी आप क्लासेस ली आपने, या फिर आपको मतलब यानी कि एक यूट्यूब के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने गिटार को सीखना और उसे बजाना शुरू किया? यूट्यूब पे एक चैनल था, मैंने वहाँ से स्टार्ट अच्छा। किया, मुझे वहाँ से मतलब सारा डेटा मिल गया इसका, बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। तो बाकी आपकी अपनी एफर्ट होती है, वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिलता है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मतलब वो वाले बच्चे जो अकेडमीज इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, उसके अगर वो ये बहाने बनाए कि हमें किसी का लेक्चर समझ नहीं आ रहा, तो जिन्होंने सीखना हो ना वो घर बैठे बैठे भी सीख लेते हैं। घर बैठे बैठे भी आप सीख सकते हैं। किस किस्म के गाने गाना पसंद है? सारे जॉनरास में गाता हूँ, लेकिन ज़्यादा जो फेवरेट जॉनरा वो मेरा सैड है। वो क्यों? हम तो वैसे थक गए पाकिस्तानी सैड ओएसटी सुन के। अगर एक और नया यंग टैलेंट हमें ओएसटीज या फिर पाकिस्तानी सैड सॉन्ग सुनाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हर हफ्ते ब्रेकअप होते रहते हैं यहाँ पे। ये तो है, पाकिस्तान है, कल्चर ऐसा ही है। अच्छा, वैसे आपको क्या लगा है यू बीइंग सिंगर कि लोग सैड म्यूजिक को इतना पसंद क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि हमारे पास हैप्पीनेस कम हो गई है, या हम लोग मतलब जरा ज्यादा खुद को कोई भी आप गाना सुनते हैं ना, हमें कोई ना कोई मेमोरी क्लिक कर जाती है उससे? ऐसा ही है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बेसिकली होता ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ आप देख लें, ज़्यादातर लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि वो सैड होने की वजह से ना मूव ऑन नहीं करते, स्टक रहते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनको जब भी कोई मतलब चाहिए होता है किसी ना किसी तरीके से ज़्यादा ट्रिगर हो हमारा सैड, तो सैड सॉन्ग्स होते हैं। क्योंकि तो वो उस फील को दोबारा से फील करना चाह रहे हो। ऐसा ही है, बिल्कुल उसको दोबारा से फील करना चाह रहे होते हैं। और फिर वो सुनते हैं बार बार, उनको सैड सुना है, वो दुखी होते हैं, फिर वो कहते हैं और सुनो, तो फिर हम और सुनाते हैं। इस तरह अच्छा, आर्टिस्ट की छापड़ी चल जाती है। और आपका फेवरेट सिंगर? मेरा फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह, आसिम अजहर और मेरा भी बहुत नुसरत अली खान, सब तो हैं ही ऑलरेडी। वो आपको अच्छा, इससे पहले कि हम आपके गाने की तरफ जाएं, एक छोटा सा मैसेज मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ, अपने यंगस्टर्स को देना चाहती हूँ। ये जो अभी अली बात कर रहे हैं ना कि यूनिवर्सिटीज़ में भी बड़े ब्रेकअप होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। देखो, आप लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी मैं यूँ समझ लो कि आप ही की कंडीशन में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है? ज़िंदगी के भी बड़े एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जब तक बच्चों आपकी डिग्री ना कंप्लीट हो जाए, खुदा के लिए इन पंगों में मत पड़ो। पहले पढ़ो, लिखो, कुछ बनो। जिंदगी आपको मौका जरूर देगी जब आपको लगे ना कि आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और पसंद है आपको कोई और आपकी यूनिवर्सिटी में ही है या आपके कोई फेलो बीइंग है, तो तब आप उससे जाके बात करो। लेकिन जिंदगी के वो 4-5 साल जिस पे पेरेंट्स पैसा लगा के बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, खुदा के लिए, उसके लिए किसी एक ऐसे फॉर द टाइम बीइंग एक जज्बाती मोमेंट के अंदर आप लोगों को जाने की जरूरत है। मैं एक लास्ट चीज़ में और यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि आपका हार्ट ब्रेक है, तो उस टाइम पे होता है क्या कि हमारी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। तो उस टाइम पर ना हम जो होते हैं ये मतलब सैड चीज़ें, पोइट्री, सब चीज़ें, तो मैं यंगस्टर्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की सिचुएशन चले आपके ऊपर आ भी गई है, तो आप उसमें ओवरकम करने की कोशिश करें। और कोशिश किस तरह करें कि अपने आप को किसी न किसी चीज एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, क्योंकि आप जितने सक्सेसफुल होंगे तो उतने ही फिर दुनिया को उस चीज से एग्जैक्टली, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो या फिर चाहे बड़े हो, ग्रो करें। हाँ, जब तक आप कामयाब होंगे ना, दुनिया आपको सलाम करेगी। और दुनिया हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम करती है। तो माँ बाप का पैसा जाया मत करें, अपनी मेहनत को जाया मत करें। अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल के, जाके पूछो उन बच्चों से जिनके मेरिट होने के बावजूद उनके घर वाले फीसेस नहीं दे पाते हैं और वो बच्चे फिर तकलीफ में डिफरेंट कॉलेजेस में जाते हैं और फिर वहां पर जाके अपनी पढ़ाई हासिल अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और पढ़ाई पे फोकस करें। बिल्कुल, अगर हार्ट ब्रेक हो भी गया तो उसका सीरियस ना लिया जाए, लाइफ में ग्रो किया जाए, अपनी सक्सेस से जवाब दें। चलें जी, अब जरा फिर दोबारा सैड सॉन्ग की तरफ हमें आना पड़ेगा। आसिम अजहर सुनाएंगे, अरिजीत सुनाएंगे? क्या आप सुनना चाहेंगे? पहले आप जो सुनाना चाहेंगे। आसिम अजहर सुना देते। आसिम अजहर सुनाए। आसिम अजहर, अच्छा, रिसेंटली भी F9 में कॉन्सर्ट हुआ था, आसिम अजहर वहां पर आए हुए थे। उफ, क्या यूथ थी, क्या पोटेंशियल था बच्चों का वहां पे। कह दे तू आएगा नहीं, मुझसे मिल पाएगा नहीं, देखूं क्यों राहें मैं तेरी, दिल से तू जाएगा नहीं, तू दर्द समझेगा ये नहीं, मुश्किल है आगे जिंदगी, मन था बड़ा तू होता मेरा, तू ना मिला, हाँ गम है तेरा, क्यों दिया दर्द हमें, हम आज तलक ना समझे, बुरे हैं क्या इतने तुम मान सके जो मिलने, तू हमको भूल गया बस यार हम ही पागल थे, सोचा तुम्हें जो रात दिन, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। खूबसूरत, बहुत प्यारी आवाज है, अरे माशाल्लाह, बड़ी बेस्ट है। और घर वालों को सुनाते हो गाने? हाँ, मामा सुनती हैं बहुत। अरे वाह, पापा भी सुनते हैं। ये कह रही होती हैं, ये तुम किन कामों में पड़े हो, किन चक्करों में। अच्छा, वैसे हमारे पेरेंट्स की ना थोड़ी सोच मुख्तलिफ हो गई है। पहले बड़ी डांडी बड़ा करती थी कि तुम इसके काम, इसके अलावा कोई नहीं सोचता, कुछ नहीं होता है ना। अब पेरेंट्स जरा मोटिवेट करते हैं अपने बच्चों को। लेकिन जब पढ़ाई का मामला आता है ना, तो मेरी मम्मा कहती हैं पढ़ ले, छੱਡ दे इनका। कितने सिबलिंग्स हो? 2 बहन भाई हैं सिर्फ। अच्छा, तो फिर बड़ी बहन है, सब काफी सपोर्टिव है। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी नाइस। मतलब आज मैं जो कुछ भी उसकी वजह से हूँ। हाँ, नहीं, अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर घर में कोई आपको बड़ा, पेरेंट्स के अलावा भी कोई ऐसा सपोर्टिव मिल जाए ना, तो चीजें और राहें, मंजिलें बड़ी आसान हो जाती हैं आपके लिए। क्या प्लान है आगे चल के? इस फील्ड को भी आपने डेफिनेटली एज अ करियर लेना है? एज अ करियर, एज अ पैशन तो फिलहाल है मेरा। एज अ करियर मैं सोचा, क्योंकि जो करियर है ना, वो मैं अपनी डिग्री को लेकर चलूंगा। डिग्री क्या कर रहे हो आप? BBA की डिग्री है, 5th सेमेस्टर इकरा यूनिवर्सिटी से। ओह, जबरदस्त। और उसके अलावा इसको किस तरीके से कंटिन्यू करना है?
इसमें कॉन्सर्ट्स करूँगा और अपनी एल्बम्स निकालूंगा, अपनी एल्बम्स। अभी किसी एल्बम पे काम कर रहे हो? अभी एक नाम नहीं डिसाइड किया, अभी ठीक हमने है। एक ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम है छोड़ना। मेरा एक फ्रेंड है अहमद रजा, वो काफ़ी अच्छा रैप आर्टिस्ट है, आहा। और एक मैंने, हम दोनों मिल के कंपोज किया वो गाना, और काफ़ी अच्छा हमारा, मतलब 1 घंटे के अंदर हमने वो कंपोजिशन किया और उसको upload जबरदस्त। किया। कितना टाइम लगता है किसी भी गाने के लिरिक्स सोचने में, वो आइडिया फ्लोट करने में, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा उसकी डेंटिंग पेंटिंग करने में? बेसिकली जब हम गाना कंपोज कर रहे होते हैं तो कंपोजिशन तो अल्लाह की तरफ से एकदम से आती है, ठीक है? जब हम कंपोज करते हैं तो उसका माइक वो इल्हाम होते हैं ना? हाँ ऐसे ही है। तो मैं ज़्यादा ये करता हूँ, बाकियों का नहीं, मुझे नहीं पता, कि मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ मोबाइल में मेलोडी जो आती है। अब रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है कि हम मतलब उसको थोड़ा सा मेलोडी बनाते चले जाते हैं, कॉर्ड्स को गिटार की सेट कर देते हैं कि हाँ बस अब चलता है। तो सीन ये होता है कि फिर हम उसी के ऊपर जब मेलोडी बन जाती है ना, उसके ऊपर फिर मैं लिरिक्स ऐड करता हूँ, देखता हूँ कि ये सैड मेलोडी है या फिर ये हैप्पी मेलोडी है, तो तो उसके फिर हिसाब से अली, मैं मुझे ये बताओ ना, जब आप लिरिक्स करना होता है आपने कंपोज, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको पोइट्री पढ़नी पड़ती है। जब तक आपके पास अल्फाज का जखीरा नहीं होगा तो आप कैसे कि वो एक लिरिक को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? मतलब वहाँ तो एक फेलियर नहीं हो जाता, या ये कुछ और ही मामला? बेसिकली होता ये है कि सम टाइम हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं ना, जिस तरह किसी का दिल टूटा हुआ है, कोई हैप्पी है, तो उस टाइम पे हमें जो सिनेरियो हमारे माइंड में आ रहा होता है और मेलोडी बन रही होती है, उसी टाइम हम क्लिक करता है, उसी टाइम हम लिखना शुरू करते हैं और बस लिखते चले जाते हैं। अली, एक तो होता है ना, आप स्टूडियो में हैं और आपने गाना है, क्योंकि वो आपकी लिरिक्स मैच करना, वो ऑडियो, ये वो सब कुछ सिंक करना, बड़ी सारी चीजें होती हैं। आप स्टूडियो से हटकर गाना जब हम लोग गाते हैं, एक सिंगर गाता है, तो साउंड वेरिएशन कैसा होता है? देखिए, स्टूडियो से जब हम हट के गाते हैं ना गाना, तो हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। Really? मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि स्टूडियो में जब मैं, मतलब अपना होम स्टूडियो है, उसमें गाते हैं तो वक्ती तौर पे आवाज़ अच्छी लगती है, लेकिन स्टूडियो में ज़्यादातर मिक्सिंग मास्टरिंग पे डिपेंड करता है। किस तरह से आर्टिस्ट ने उसकी मिक्सिंग की है, किस तरह मास्टरिंग की है, और किस तरह से जो एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर है उसने किस तरह से उस गाने को मिक्स किया है, मिक्स और मास्टर, हाँ ये। और लेकिन पर्सनली हम ज़्यादा अकेले में गाते हैं, तो हम स्टूडियो में इतना पसंद नहीं करते जितना हम अकेले में। छोड़ना के पीछे क्या मेमोरी थी? किसको छोड़ा? छोड़ना। किसी ने छोड़ा? क्या हुआ? छोड़ना का मतलब है कि यार जितने गिले शिकवे हुए, लड़ाई हुई, छोड़ना। ओके, बस तो कर, छोड़ बेसिकली शायर इस शेर में कहना ये चाह रहा है कि भाई जो हो गया उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। और ये लिरिक्स move मेरे on फ्रेंड वाला के हैं। था या कुछ और था? ये मूव फॉरवर्ड वाला था? ये काइंड ऑफ मिक्स है दोनों में। दोनों में दोनों मिक्स है, हाँ। आपका इस पूरे गाने के फेवरेट बोल कौन से थे? इस गाने के फेवरेट छोड़ना, पास के करीब, दिल कहता क्या सुने। जरा सुनाए मुझे। सब समझ आ गई कि छोड़ना, हाँ, छोड़ना और पास आ। ओके ओके ओके, है ये तो तरला हो गया भाई। छोड़ना, पास आके करीब आ, दिल कहता क्या सुनेगी क्या, दो जिस्म थे उनमें एक थी जान। छोड़ना, पास आके करीब आ, दिल कहता क्या सुनेगी क्या, दो जिस्म थे उनमें एक थी जान। और इसका रैप पार्ट है, सुनना चाहेंगे? हाँ हाँ, मेरे फ्रेंड ने इसको लिखा है लिरिक्स। प्लीज गो ऑन। थोड़ा सा आता है, भूल गया तो Okay. सॉरी फॉर दैट। Let's do it. चुपता है खंजर तेरे प्यार कहाँ दिल में, कैसे गुजारे तेरे बिन हमने दिन, ये रातें अंधेरी थी तारों तले सोए थे, तुझे क्या मालूम तेरी खातिर कितना रोए थे। हाय हाय। पूछो फरिश्तों से दुआएं हमने कितनी की, एक नजर दिख जाए बस दुआ यही मांगी थी। ना है गिला जो दुआ कबूल ना हो सकी, लेकिन दिल में मेरे तुम मुकीम आज भी। भाई वाह। फिर थी मेरी सजा या थी वो मेरी आशिकी, लगने लगी है अपनी हैसियत अब खास। थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब यानी कि रैप इतना प्यारा लिखा हुआ है, आपने खुद गाया है। जब ये रैप मेरे दोस्त का मतलब लिखा हुआ नहीं, ये लिखा हुआ उसका, लेकिन गाने में आपने खुद ही इसको गाया हुआ है? नहीं, उसने गाया। उसी ने गाया। ये कि हमारी मिल के दोनों की कोलैब है इसमें। लेकिन माशाल्लाह आप खुद भी, आपके रैप में एक बिल्कुल बेस्ड ऑडियो है, बहुत प्यारी है। मतलब गाने में तो आपकी, और मेरी बहुत दुआ है अली, आप अल्लाह ताला आपको बहुत आगे लेकर जाएं। Thank you so much. और पाकिस्तानी जो हमारे जितने भी सिंगर्स हैं माशाल्लाह, आप हमारे डिफरेंट आर्टिस्ट हैं। अली जफर का अलग जॉनरा है, आतिफ का अलग है, आसिम का अलग है। और आसिम को हम इस तरीके से देख रहे हैं कि आसिम सैड, रोमांटिक, मिक्स, पॉप, हाँ वो हर किस्म का चीज कर को, लेते हैं। इसीलिए वो Exactly. यूथ को ज्यादा हिट कर रहे हैं, है ना? यूथ ऑलरेडी सैड है, उसको यही चाहिए, यही मटेरियल। उसको चाहिए यही मटेरियल है। और आपने कहा कि आप अरिजीत को सुनना बड़ा पसंद करते हैं। इसके अलावा नुसरत फतेह अली खान साहब, गजलें गाते हो? गजलें, हाँ, कभी कभी
हाँ, जब दिल थोड़ा सा हो सैड तो फिर गज़लें भी गा तब गज़लें गा लेते हो। अच्छा, पाकिस्तानी हमारी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे आप जैसे जो हमारे नए बच्चे हैं उनका आपको क्या लग रहा है फ्यूचर, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? और उसका ये भी दूसरा ये भी क्योंकि पहले तो हमारे पास अब ले दे के एक ही रह गया कोक स्टूडियो, पहले एक नेस्टी के बेसमेंट आ रहा था जिसमें हमारे यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे थे। कोक स्टूडियो में अब सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज आ रही हैं, किसी न किसी को मिल जाए, एक दफा डेब्यू करने का मौका तो मिल जाए। तो कितना जरूरी है इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स होना? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म आई डोंट थिंक सो की ज़रूरत होती है आपको। उसकी वजह ये है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं ना वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे? वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आवाम को वो गाना सुना रहे हैं जो वो खुद मतलब खुद उनको पसंद है, वो नहीं जो आवाम सुनना चाहती है। क्योंकि मैं अक्सर जहाँ देखता हूँ ना आर्टिस्ट, मैं फेस्ट पे भी गया तो वहाँ पर मतलब आवाम के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह खास ये थी कि गाने वो अपनी मर्जी के गाने थे, हमने सुने नहीं हुए थे तो हमें क्या पता कि कौन सा गाना। तो हमेशा गाने वो गाएं जो आवाम को इंटरेक्ट करे, आवाम के साथ मिल के आवाम भी उसमें मतलब झूमे आपके साथ, पता लगे कि यार हाँ ये गाना हमारी मर्जी का है। अब लाइक मैं जो तू ना मिला, मुझे आसिम अजहर का गाना गा रहा था, उस टाइम आवाम मेरे साथ थी। ऐ दिल है मुश्किल में गा रहा था अरिजीत का, तो तब उस टाइम आवाम ने मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मैं उसको आर्टिस्ट नहीं समझता जो अपनी कंपोजिशन नहीं करता, क्योंकि गाना इज नॉट एन आर्ट। आर्ट मेन चीज ये होती है कि आप अपना कुछ क्रिएट करें, कुछ क्रिएटिविटी आपके कंटेंट में। यूथ के लिए कितनी आसानियां कर दी हैं सोशल मीडिया पे। देखें, जितनी आसानी है उतना कंपटीशन भी है वहाँ पर, ये भी है। तो मैं यही कहूँगा कि यूनिक चीज़ करें, यूनिक काम करें, अपना कंटेंट क्रिएट करें, क्योंकि कवर हर कोई कर रहा है। ये पहले मैं भी कवर्स करता था, लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, अब कवर नहीं, अब अपना जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो निकालना है, उसको रिलीज़ करना है। उसकी वजह ये है कि इस तरह इंसान ग्रो नहीं कर पाता, और एज एन आर्टिस्ट ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना कंटेंट क्रिएट करें, वरना आप आर्टिस्ट नहीं खिला सकते। तो इसी के साथ ही हम भी प्रोग्राम को कवर करने की कोशिश करते हैं क्लोजिंग की तरफ, और क्लोजिंग हम लेंगे आपके गाने से, और गाना होगा अरिजीत का। निसा सा सा निसा सा सा रे गा रे गा निसा सा सा निसा सा सा रे गा रे गा मा पा ता निसा नि दा नि दा पा। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। मासूमारों पे जो खुदा है, उससे मेरी ही दुआ है, चांद हर रोज देखूं तेरे साथ में। हाँ, कुछ मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। वो तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, टूट गए हम तो पहली मुलाकात। इसके साथ मैं जोड़ूंगा, देखिएगा गाना। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा, तू भूल कफारा क्या होगा। पाँव रखना ना जमीन पर, जाने रुक जा तू घड़ी भर, थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते। आज़मा ले मुझको यारा, तू जरा सा कर इशारा, दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते। हमने बांधा तेरे इश्क में हैरान में जुनून, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का होके रूपोश। तेरी नजरों के सदके ये जवार दूंगा, तू जो कह दे तो अपना जहां वार दूंगा। मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, तू जो लिख दे तो उसको ही हक बोल लूंगा। अब मैं इसको एंडिंग एक दो गानों से करूंगा, ठीक है, जो कि शायद आपने सुना हो। मैं तो कहूंगी बस गाते जाओ, मैं सुन रही हूँ। ये दिल सॉन्ग है। ओके। फिर अगर कभी तू मुझे ना मिले, हम सफर मेरा तू बने ना बने,
फासलों से मेरा प्यार होगा न कम, तू न होगे कभी अब जुदा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझे बेसादा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया।